अगले 5 दिनों तक मैक्स ने एक जानवर की तरह जमकर प्रशिक्षण लिया। उसने रात भर मैराथन अर्जित किए और विश्वविद्यालय के 13 घंटे प्रशिक्षण कक्षों में बिताए ताकि वह अपने प्रशिक्षण समय को अधिकतम कर सके, यहाँ तक कि व्याख्यानों में भी कटौती की। उसने गुरुत्वाकर्षण कक्ष के अंदर अपने शरीर को चरम सीमा तक धकेल दिया, 12G के तहत प्रशिक्षण लिया। हालांकि उसका शरीर पूरे 10 घंटे तक केवल 9G के वातावरण को ही मुश्किल से संभाल सकता था, उसने अपने अटूट साहस और दृढ़ता के बल पर खुद को आगे बढ़ाया ताकि उसे कुछ छोटे मोटे लाभ तेजी से मिल सके। उसने मेडिकल नर्सों से अपने शरीर को हद से ज्यादा क्षत विक्षत करने और चुभने वाले उपचार जल को और भी अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कहा, क्योंकि उसे दर्द की परवाह नहीं थी, वह केवल परिणाम चाहता था। मैक्स के इतनी मेहनत करने का कारण यह था कि वह अच्छी तरह जानता था कि उसका भाई किस टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहा था। अपने पिछले जीवन में इसी टूर्नामेंट से ठीक पहले उसने टियर 1 में पदोन्नति पाने के लिए कड़ी मेहनत की थी, और जबकि पूरी पृथ्वी सांस रोककर उसकी पदोन्नति के परिणाम का इंतजार कर रही थी, उसका मूल्यांकन सबसे खराब निकला और उसे F श्रेणी में रखा गया। उसका उपहास किया गया, उस पर हंसा गया और उसे शर्मनाक कहा गया, लेकिन अपनी कमजोर कक्षा के बावजूद उसने टूर्नामेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश की, क्योंकि वह जानता था कि यदि वह टूर्नामेंट जीत जाता है तो वह अपना गौरव वापस पा सकता है। ये कठिन था, लेकिन वह किसी तरह शीर्ष 8 में जगह बनाने में कामयाब रहा, इससे पहले कि उसके सपने चकनाचूर हो गए और वह क्वार्टर फाइनल में हार गया। अपने पिछले जन्म में भी बेनेडिक्ट चैंपियन बन गया था और उसने उस व्यक्ति को भी हराया था जिसने मैक्स को सेमीफाइनल में हराया था। इसलिए अगर मैक्स इस बार बेनेडिक्ट को हराने में कामयाब हो जाता है तो ये साबित हो जाएगा कि मैक्स ने वास्तव में अपना जीवन बदल लिया है। हालांकि अगर वह इस जन्म में भी हार जाता है तो उसका केवल अपमान ही इंतजार कर रहा होगा। यह एक जोखिम भरा कदम था, क्योंकि मैक्स वास्तव में अपनी अधिकतम क्षमता को नहीं जानता था, लेकिन शारीरिक क्षमता में जोड़ 4-1 अंक और चपलता में जबरदस्त जोड़ 4-4 अंक हासिल करने के बाद मैक्स आखिरकार टियर 0 के शिखर पर पहुंच गया। शाबाश लड़के, लेकिन जश्न मनाने का समय नहीं है। इस स्तर के लिए एक आदर्श योद्धा बनने का तुम्हारा सफर पूरा हो गया है। इसका मतलब है कि कल तुम्हारा दिन व्यस्त रहने वाला है, क्योंकि तुम्हें पहले स्तर की पदोन्नति परीक्षा देनी होगी। आज के लिए ट्रेनिंग रोक दे, बाहर जाएं और कल के लिए विश्वविद्यालय के अंदर टियर प्रमोशन टेस्ट बुक करें और फिर गर्म पानी से लंबे स्नान के बाद अच्छी नींद लें। भगवान कसम, तुम घोड़े के गोबर जैसी बदबू मार रहे हो। इस बदबू से तो सिर्फ भालू जैसी औरतें ही तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रही हैं। ड्रैक्स ने मैक्स को निर्देश दिया, जो 45 मिनट बाद बंद होने से पहले पहली बार गुरुत्वाकर्षण कक्ष से लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। प्रशिक्षण मैदान से मैक्स को जल्दी निकलते देख चैम्बर के बाहर खड़े मैनेजर ने अपनी भौहें चढ़ा ली, लेकिन मैक्स के चेहरे पर मूर्खतापूर्ण मुस्कान देखकर वह समझ गया कि शायद उसने अपनी अधिकतम क्षमता हासिल कर ली है। तुमने कर दिखाया, उसने उत्सुकता भरी आवाज में पूछा। मैंने कर दिखाया, मैक्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि गुरुत्वाकर्षण कक्ष से बाहर आने के बाद कुछ समय तक मैक्स के पैर काम नहीं कर रहे थे, फिर भी वह अपने हाथों के सहारे रेंगता रहा, अपने शरीर को फर्श पर घसीटता रहा, जबकि सेवेरस उसके बगल में चलते हुए गहरी भौहें चढ़ाए खड़ा था। तुम बिल्कुल मूर्ख लग रहे हो, सेवेरस ने कहा। मुझे परवाह नहीं है, मैक्स ने जवाब दिया। पर मुझे परवाह है। तुम्हारा पसीना फर्श पर टपक रहा है, फिर लोग शिकायत करते हैं कि जमीन पर कीटाणु हैं। ऐसा नहीं है, ये सब तुम्हारे जैसे बेवकूफों की वजह से है, सेवेरस ने मैक्स को अपने कंधों पर उठाते हुए कहा और तेजी से प्रथम श्रेणी के पदोन्नति केंद्र की ओर चल पड़ा। मैक्स सेवेरस की पकड़ में थोड़ा सा छटपटाया। अपनी पीठ के निचले हिस्से को सेवेरस के कंधे पर टिकाते हुए उसने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और सेवेरस के हर कदम के साथ ऊपर नीचे उछलते हुए अपने जोड़ों को चटकने दिया। आह, अच्छा लग रहा है, मैक्स ने कहा। तभी हॉल में मौजूद छात्रों ने उसे और सफाईकर्मी को अजीब निगाहों से देखा, जिस पर मैक्स और सेवेरस ने कोई ध्यान नहीं दिया। अंततः सेवेरस ने मैक्स को रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने छोड़ दिया और मैक्स ने सेवेरस को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देते हुए आलस्य से अंदर की ओर कदम बढ़ाया। मैक्स को लगता था कि उसकी नस्लीय सीमा के पीछे की सटीक संख्या केवल असिव ही जानता है, लेकिन मैक्स को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सेवेरस से कुछ भी छिपा नहीं था, जो मैक्स के हर छोटे बड़े व्यवहार और गुण को अपनी नोटबुक में नोट करता था। मैक्स की प्रशिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता पर गर्व होने के साथ साथ उसकी उस भयानक नस्लीय क्षमता को लेकर भी चिंता थी, जो देवदूतों की नस्ल से भी कहीं अधिक थी। विश्वविद्यालय के सबसे बड़े फायदों में से एक निजी स्तर की प्रथम श्रेणी की पदोन्नति परीक्षा का मंच था।
यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक मंच पर, जैसे कि मॉर्निंग स्टार ग्रह के भीतर स्थित 17 परीक्षण मैदानों में से किसी एक में या पृथ्वी पर स्थित किसी परीक्षण मैदान में पदोन्नति परीक्षा देता है, तो उसका परिणाम सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने घोषित कर दिया जाता है और उसकी कोई भी विशेषता छिपी नहीं रहती। यह न केवल गोपनीयता के लिए हानिकारक था, बल्कि मैक्स के लिए, जिसका मूल्यांकन कम होने वाला था, टी1 पदोन्नति परीक्षा बहुत शर्म और अपमान का मामला था। मैक्स के अकादमी में शामिल होने के सबसे बड़े कारणों में से एक ये था कि इसमें एक गोपनीय टी1 प्रमोशन परीक्षा आयोजित की जाती थी, जिसके परिणाम विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड के अलावा किसी को भी ज्ञात नहीं होते थे। कम से कम इस तरह मैक्स अपनी गरिमा बरकरार रखते हुए बाहर निकल सकता था। अगले दिन के लिए अपनी परीक्षा निर्धारित करते हुए मैक्स असिवा की कक्षा के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। असिवा, अन्ना और मैक्स फिर एक साथ छात्रावास की ओर वापस चल दिए। उनके साथ सेबेस्टियन नहीं था, जो पिछले 3 दिनों से विश्वविद्यालय की कक्षाओं में नहीं आ रहा था, जाहिर तौर पर अपने किसी प्रोजेक्ट में व्यस्त था। कमरे में पहुंचते ही मैक्स ने कई दिनों बाद जल्दी से स्नान किया और गर्म पानी के संपर्क में आते ही उसकी मांसपेशियों का दर्द तुरंत कम हो गया। स्नान से उसे ताजगी मिली और बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। लेकिन दुर्भाग्य से दादा ड्रैक्स उसे सोने नहीं देने वाले थे, क्योंकि उन्हें पहले उसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना था। सोने से पहले अपने सभी अप्रयुक्त एट्रीब्यूट पॉइंट्स को एक साथ बांट दो। कल जब आप अपना स्तर बढ़ाएंगे तो सभी आंकड़े दोगुने हो जाएंगे, और यह अच्छी बात है कि आपने अब तक अपने सभी विशेषता अंक बचाकर रखे हैं, लेकिन यदि आप उनका उपयोग नहीं करते हैं तो वे दोगुने नहीं होंगे, जो कि एक बड़ी बर्बादी होगी। इसलिए इस बात पर गंभीरता से विचार करें कि आप उन्हें कैसे वितरित करना चाहते हैं, और इसे आज ही करें। मैक्स ने आह भरी, लेकिन ड्रैक्स ने उसे जो बताया था उसका महत्व समझ गया, इसलिए उसने चुपचाप अपना स्टेट पैनल खोला और लेवल 5 से अब तक जमा किए गए सभी स्टेट पॉइंट्स को बांटना शुरू कर दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लक्ष्य हासिल करने के लिए बोनस अध्याय। लेखक के नोट्स में दिए गए सांख्यिकी पैनल को देखना न भूलें, जिसमें कुछ विशेष स्पष्टीकरण दिए गए हैं। आज चौथा अध्याय भी प्रकाशित होगा, क्योंकि कहानी उस मुकाम तक नहीं पहुंची जहां मैंने योजना बनाई थी, और मुझे आप सभी को प्रश्न का उत्तर देने के लिए 24 घंटे का समय देना होगा। मैक्स के पास कुल 54 अनिर्दिष्ट एपी थे, और ड्रैक्स की सलाह पर उसने 14 एपी निपुणता पर, 5 एपी सहन शक्ति पर, 15 एपी शक्ति पर, 8 एपी चपलता पर, 8 एपी सहन शक्ति पर और 4 एपी बुद्धिमत्ता पर खर्च किए। अपने स्टैट्स के वितरण के बाद ही मैक्स को एहसास हुआ कि उसकी नस्ल में बदलाव और स्टैट्स को अधिकतम करने से उसे कितना फायदा हुआ है, क्योंकि जहां मानव नस्ल के खिलाड़ी का 6 स्टैट्स का औसत केवल 35-40 अंक होता, वहीं नस्ल में बदलाव के साथ मैक्स एक शक्तिशाली खिलाड़ी बन गया था जिसका 6 स्टैट्स का औसत 69 अंक था। वह समान स्तर के मानव योद्धा से 2 गुना शक्तिशाली था, और टिया-1 में पदोन्नत होने के बाद उसके सभी गुण 2 गुने हो जाएंगे, जिससे उसकी ताकत में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। तारांकन, 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 तारांकन। अगले दिन, परीक्षा वाले दिन, मैक्स पूरी एकाग्रता के साथ उठा, क्योंकि वह प्रथम श्रेणी की पदोन्नति परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त करने के लिए तैयार था। परीक्षा के बाद सार्वभौमिक रानी द्वारा उसे जो भी श्रेणी दी जाए, उसका लक्ष्य केवल एसएसएस मूल्यांकन के साथ प्रथम श्रेणी की पदोन्नति परीक्षा उत्तीर्ण करना था। आज खून मत पीना मैक्स, अपनी तृप्ति को 60 से नीचे गिरने दो। मैक्स के आज खून का अपना कोटा पीने के लिए अपने भंडार तक पहुंचने पर ड्रैक्स ने कहा। क्यों? मैक्स ने अजीबोगरीब अनुरोध सुनकर थोड़ा हैरान होते हुए पूछा। अगर तुम्हें अपने दादाजी पर भरोसा है तो उनकी बात मानो, ड्रैक्स ने बिना कोई स्पष्टीकरण दिए कहा। मैक्स हिचकिचा रहा था, लेकिन अंत में उसने ड्रैक्स पर इतना भरोसा किया कि उसकी बात मान ली, क्योंकि उसने आज जंगल में जाने से पहले खून नहीं पिया था। उनकी तृप्ति का स्तर 75% था, और जंगल से होकर विश्वविद्यालय पहुंचने के बाद परीक्षा से पहले उनका तृप्ति स्तर खतरनाक रूप से गिरकर 62% हो गया। शुभकामनाएं, असिवा और अन्ना ने मैक्स से विदा लेते हुए कहा, जो अपने लेक्चर की ओर जा रहा था। तभी मैक्स टेस्टिंग एरिया में पहुंचा और टिया-1 प्रमोशन टेस्ट दिया। टिया-1 प्रमोशन टेस्ट सबसे आसान प्रमोशन टेस्ट था, जिसमें केवल खिलाड़ी के 6 बुनियादी गुणों का ही परीक्षण किया जाता था। 3 परीक्षण थे, जिनमें सभी विभिन्न मूल्यांकनों के लिए स्पष्ट सीमांकन दिया गया था, और मैक्स तीनों परीक्षणों में उच्चतम मूल्यांकन प्राप्त करने का लक्ष्य रख रहा था, जो कि एसएसएस रेटिंग थी। पहला टेस्ट एक ढलान वाली पहाड़ी पर दौड़ना था, और एसएसएस रेटिंग प्राप्त करने के लिए पार्स को 17 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट से कम समय में पूरी करना था। इस परीक्षा की कठिनाई को समझने के लिए
ये बताना जरूरी है कि किसी इंसान द्वारा 10 किलोमीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड 27 मिनट था, जिसका मतलब यह था कि इस प्रमोशन टेस्ट में एसएसएस रेटिंग प्राप्त करने का मतलब ही ये था कि व्यक्ति विश्व स्तरीय एथलीट स्तर से कहीं आगे निकल चुका था। मैक्स को इस परीक्षा पर पूरा भरोसा था। वह सहन शक्ति प्रशिक्षण कक्ष में ढलान वाली पहाड़ी पर लगातार मेहनत कर रहा था और वह भी अपने शरीर पर वजन बांधकर। बिना वजन के मैक्स ने 17 किलोमीटर की दौड़ मात्र 29 मिनट और 5 सेकंड में पूरी कर ली और पहले टेस्ट में एसएसएस मूल्यांकन प्राप्त किया। हालांकि मैक्स ने आसानी से परीक्षण पूरा कर लिया, लेकिन अंत तक उसकी तृप्ति का स्तर खतरनाक रूप से 60% तक पहुंच गया, जो अब सीमा पार करने के कगार पर था। दूसरा परीक्षण ताकत पर आधारित परीक्षण था, जिसमें मैक्स को केवल अपने शरीर की ताकत का उपयोग करके जटिल बंधनों की एक श्रृंखला से मुक्त होना था। शुरू में तो ये बंधन अपेक्षाकृत आसानी से टूट जाते थे, मानो पतले धागे हों, लेकिन समय के साथ रस्सियां मोटी होती गईं और मैक्स को उनसे मुक्त होने में अधिक से अधिक समय लगने लगा। इस प्रकार मैक्स को अपनी सीमाओं से मुक्त होने के लिए अपने शरीर की हर एक मांसपेशी का पूरी तरह से उपयोग करना पड़ा। एसएसएस रेटिंग प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्कोर 22वें अवरोध को पार करना था, और हालांकि मैक्स 17वें अवरोध तक आसानी से पहुंच गया, लेकिन उसके बाद उसे थोड़ी परेशानी हुई। इसी क्षण उसकी तृप्ति 60% से नीचे गिर गई, क्योंकि उसके विचार और अधिक अस्पष्ट होते गए और उसकी पशुवत प्रवृत्ति हावी हो गई। मैक्स पागलों की तरह हंसने लगा, क्योंकि उसने स्टेज 18, 19, 20, 21 को ऐसे पार कर लिया जैसे उनका कोई मतलब ही न हो, और 22 पर एसएसएस पार स्कोर को पार करने के बाद एक अभूतपूर्व बोनस राउंड शुरू हो गया। मैक्स 23, 24, 25, 26 चरणों को पार करता रहा, जब तक कि उसे बांधने वाली रस्सियां, जो एक आदमी की जांघ के आकार की मोटी रस्सियों से बदलकर जंगली हाथियों को बांधने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धातु की रस्सियों में नहीं बदल गईं। लेकिन तब भी मैक्स ने 2 और धातु की रस्सियों को तोड़ दिया। अंततः 29वें स्तर पर उसे वश में कर लिया गया। बंधनों से मुक्त होने के लिए किए गए भीषण संघर्ष के कारण उसके हाथ पैर बुरी तरह से खून से लथपथ थे, लेकिन मैक्स को दर्द की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने गुर्राती हुई पशुवत आवाज में कहा, और मुझे और चाहिए। हालांकि मैक्स को अपनी शारीरिक संरचना की समझ नहीं थी, लेकिन ड्रैक्स को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आती थी, और मैक्स की शारीरिक संरचना की एक छिपी हुई विशेषता ये थी कि जब उसकी तृप्ति 60% से नीचे गिर जाती थी तो उसकी समग्र शक्ति थोड़ी कम हो जाती थी, लेकिन उसकी कुल शक्ति को बाहर निकालने की उसकी क्षमता में नाटकीय रूप से वृद्धि हो जाती थी। ऐसा लग रहा था मानो मैक्स के मस्तिष्क के भीतर मैक्स की मांसपेशियों को अतिभारित होने से बचाने के लिए स्थापित अवरोध तब काम करना बंद कर देते हैं जब उसकी तृप्ति 60% से नीचे गिर जाती है, क्योंकि उसकी आदिम प्रवृत्ति हावी हो जाती है, जिससे वह अपनी मांसपेशियों की 100% शक्ति का उपयोग करने लगता है, भले ही इसे उन्हें चोट लगने या फटने का खतरा हो। मैक्स एक ऐसे जानवर की तरह बन गया था जिसने स्टेरॉइड ले रखे थे और जो एक आदिम योद्धा के अपने मूल स्वभाव के प्रति पूरी तरह से सच्चा था। अंतिम परीक्षण एक प्रतिवर्त परीक्षण था, जिसमें मैक्स पर 360 डिग्री से डार्ट्स की बौछार की गई थी। लक्ष्य यह था कि एसएसएस मूल्यांकन के लिए 10 मिनट से अधिक समय तक प्रक्षेप्य को रोकना या उससे बचना था। मैक्स, जो गुरुत्वाकर्षण कक्षों में प्रशिक्षण ले रहा था, ने सामान्य गुरुत्वाकर्षण के तहत प्रतिवर्त प्रशिक्षण को बहुत आसान पाया, क्योंकि उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे उन प्रक्षेप्य वस्तुओं से निपटने के लिए एक बेहतर छठी इंद्रिय प्रदान की जिन्हें उसकी आंखें नहीं देख पाती थी। मैक्स खुशी से हंस रहा था और उसके मुंह से लार टपक रही थी, जबकि वह फेंकी गई वस्तुओं से बच रहा था। परीक्षा हर गुजरते मिनट के साथ उत्तरोत्तर अधिक कठिन होती जा रही थी, हालांकि मैक्स शुरू से अंत तक अप्रभावित रहा। मैक्स ने प्रथम स्तर के प्रमोशन में शानदार प्रदर्शन करते हुए अभूतपूर्व रेटिंग के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की। सिस्टम नोटिफिकेशन, आपने एसएसएस जोड़ रेटिंग के साथ टीआई प्रमोशन टेस्ट पास कर लिया है। टेस्ट के लिए निर्धारित परफेक्ट स्कोर को पार करते हुए आप इतिहास में ऐसा करने वाले 17,000 तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। अब आप एक गुमनाम, बिना पहचान वाले व्यक्ति नहीं हैं और अब आप अपना खिलाड़ी नाम चुन सकते हैं, जिससे ब्रह्मांड आपको पुकारेगा। कृपया अपने खिलाड़ी का नाम दर्ज करें। रावण, मैक्स ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। सिस्टम सूचना, टीआई प्रमोशन टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए खिलाड़ी रावण को बधाई। चूंकि आपने परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए अब आपको सार्वभौमिक रानी द्वारा आपको आवंटित 1/6 कक्षाओं में से किसी एक को चुनने की अनुमति दी जाएगी। एक पैदल सैनिक श्रेणी रेटिंग F, एक बेकार श्रेणी उन व्यक्तियों के लिए है जो ब्रह्मांड में तोप के चारे के अलावा कुछ भी नहीं बन सकते। 2 ब्लड वारलॉक क्लास रेटिंग A, एक जादूगर जोड़ योद्धा वर्ग जो रक्त आधारित क्षमताओं में विशेषज्ञता रखता है।
नोट: हालांकि यह क्लास आपको आपकी वंशानुगत क्षमता के कारण दी जा रही है, लेकिन इस क्लास के अधिकांश विशिष्ट कौशलों के लिए आपको माना की आवश्यकता होगी। 3 बरसेकर क्लास रेटिंग सी जोड़: सामान्य ज्ञान की सीमाओं से मुक्त एक पागल योद्धा बने। पूरे आत्मविश्वास के साथ युद्ध में कूद पड़ो, चाहे अकेले दम पर पूरी सेना का सामना करने का साहस हो या फिर कोशिश करते हुए मर जाना। 4 गुप्त विद्याविद श्रेणी रेटिंग 1 प्राचीन मंत्रों और अनुष्ठानों के ज्ञान का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मंत्र बनाए जो माना पत्थरों से शक्ति प्राप्त करते हैं। 5 ब्लड शैमन क्लास रेटिंग 1 जोड़: आदिम पिशाचों के पतन के बाद प्रकाश गुट के रैंकों के बीच भुला दी गई एक क्लास। एक शक्तिशाली वर्ग जिसे प्रथम पिशाच देवता का वर्ग कहा जाता था। प्राचीन जगत में इसके सभी अनुयायियों को पवित्र पुरुष माना जाता था। अब इसे भुला दिया गया है और इसकी विरासत समय की रेत में लगभग खो गई है। उस कक्षा ने अकल्पनीय शक्तियों के बदले रक्त और आत्माओं का प्रयोग किया। नोट: इस वर्ग को चुनने से आपको कई प्रकाश गुटों के क्षेत्रों में खतरे के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि शमनों की छवि खराब है। 6 आदिम पिशाच योद्धा क्लास रेटिंग 1 जोड़: एक महान डाक गुट वर्ग जिसने आदिम पिशाचों को किसी भी युद्ध क्षेत्र में बेजोड़ बना दिया, क्योंकि वे गिरे हुए साथियों और दुश्मनों के खून का इस्तेमाल करके किसी भी युद्ध क्षेत्र में युद्ध के देवता बन जाते थे। आदिम पिशाच के वर्ग विशिष्ट कौशल खिलाड़ियों को रक्त से सहयोगियों को ठीक करने और दुश्मनों को मारने की अनुमति देंगे। नोट: क्लास चुनने पर खिलाड़ी को लाइट गुट से डार्क गुट में बदलना पड़ेगा। मैक्स ने धुंधले दिमाग से विकल्पों को देखा और अपने चेहरे पर चौड़ी मुस्कान लिए विकल्पों पर इनकी पिनकी करने लगा। नहीं 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 बेवकूफ, इसे स्याही से मत छेड़ो, तुम्हें एक समझदारी भरा विकल्प चुनना होगा। भगवान की कसम बेवकूफ पोते, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो। ड्रैक्स चिल्लाया, क्योंकि हालांकि एआई के पास दिल नहीं था, लेकिन मैक्स के मौजूदा व्यवहार को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल सीने से बाहर निकल आएगा। इनकी पिंकी पॉन की, मैक्स ने मन ही मन बुदबुदाया जैसे ही उसकी उंगली पैदल सैनिक वाले विकल्प पर पड़ी। मैक्स ने पैदल सैनिक वाले विकल्प को घूरते हुए अपनी आंखें 2 बार झपकाईं और विचार किया कि उसे वास्तव में पैदल सैनिक वर्ग का चयन करना चाहिए या नहीं। नहीं, ये सब बकवास है। रावण कोई आम सिपाही नहीं बनेगा, उसका भाग्य तो राजा बनना है। एक पिशाच देवता, मैक्स ने स्याही से भरे गुलाबी रंग के परिणाम को अनदेखा करते हुए उन्मादी स्वर में कहा। मैक्स, ब्लड शैमन क्लास मत चुनो, प्राइमोर्डियल वैम्पायर वॉरियर चुनो। मैं दोहराता हूँ, ब्लड शैमन मत चुनो। ड्रैक्स ने मैक्स के दिमाग में चिल्लाते हुए कहा। मुझे समझ आ गया बूढ़े आदमी, मेरे दिमाग में चिल्लाना बंद करो। आदिम पिशाच वर्ग मत चुनो, रक्त शमन चुनो। नहीं, मैंने जो कहा था, ये तो बिल्कुल उसका उल्टा है। मैक्स लिस्टे सिस्टम, मैं ब्लड शैमन क्लास चुनता हूँ। सिस्टम सूचना, आपने ए जोड़ श्रेणी का ब्लड शैमन चुना है। आपका टीआई एक असेंशन अब पूरा हो गया है। धिक्कार है, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। ये लड़का तो बिल्कुल ही बेवकूफ है। अगर ये डार्क फैक्शन में शामिल हो जाता तो लाइट फैक्शन के खिलाड़ियों को मारकर लेवल बढ़ा लेता और दुनिया में किसी से भी ज्यादा तेजी से तरक्की कर लेता। पूरा बेवकूफ है ये। तारान कनाह, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता। ये मेरी गलती है कि मैंने उसकी दिमागी क्षमता कम कर दी। हालांकि उसे एसएसएस जोड़ रिजल्ट मिला, लेकिन अंत में इसके बुरे परिणाम हुए। ये मेरी गलती है। ड्रैक्स की शिकायतें बेकार गईं। सिस्टम सूचना, आपने एसएसएस जोड़ रेटिंग के साथ टीआई प्रमोशन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं। इनाम 1 बोनस क्लियरेंस के लिए सभी आंकड़े 2.5 गुना बढ़ जाते हैं। इनाम 2 आप टीआई कौशल चुन सकते हैं। बुनियादी कौशल पैक, तलवार का इरादा। शुरुआती अपने तलवार हमलों में एक अतिरिक्त तलवार का इरादा जोड़ें। प्रभाव, तलवार से किए जाने वाले सभी हमलों में 10% की वृद्धि होती है। छलांग, शुरुआती स्तर, आप ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में 7 मीटर तक कूद सकते हैं। ओवरहेड स्लैश, शुरुआती एक ऐसा कौशल जो किसी के सिर को 2 हिस्सों में बांटने के लिए उपयोगी है। प्रभाव, सिर पर होने वाले गंभीर नुकसान में जोड़ 100% की वृद्धि। एक्स पुरस्कार 3 कक्षा विशिष्ट कौशलों में से 2/4 चुने। कक्षा विशिष्ट कौशल पैक, राक्षस बुलाना। शुरुआती एक लेवल 10 राक्षस को बुलाने के लिए 10 स्टेमिना पॉइंट का बलिदान करें, या एक लेवल 15 राक्षस के लिए 20 पॉइंट, या एक लेवल 20 राक्षस के लिए 30 पॉइंट का बलिदान करें। नोट, राक्षस के प्रकार उत्परिवर्तित ओर्क, मरे हुए प्राणी, हॉबगोब्लिन आदि हो सकते हैं। प्रतिबंध, कुल मिलाकर अधिकतम 10 राक्षसों को ही बुलाया जा सकता है। रक्त अभिशाप, शुरुआती एक अनुष्ठान में अपने दुश्मन के रक्त के साथ एक आत्मा अपने दुश्मन के समान स्तर की का बलिदान करें, जिससे आपके दुश्मन की एचपी बार का 90% एक ही बार में कम हो जाएगा।
प्रतिबंध प्रारंभिक स्तर पर अधिकतम क्षमता टियर 2 है। मृत्यु चक्र शुरुआती किसी भी 2 पैरों वाले जीव के रक्त से एक मृत्यु चक्र बनाएं ताकि उसके अंदर मौजूद सभी दुश्मनों का एचपी लगातार कम होता रहे। प्रतिबंध प्रारंभिक स्तर पर अधिकतम व्यास 100 मीटर। ब्रेन वॉशिंग शुरुआती स्तर अपनी बुद्धि के आधे हिस्से से किसी भी दुश्मन का ब्रेन वॉश करें और उसे अपनी कठपुतली बना लें। प्रतिबंध सफलता की संभावना प्रत्येक प्रजाति के लिए अलग अलग होती है। मैक्स के पास ये तय करने के लिए कुछ विकल्प थे कि वह कौन से कौशल सीखना चाहता है, और हालांकि ड्रैक्स की इस बारे में राय थी कि मैक्स को कौन से कौशल चुनने चाहिए, लेकिन मैक्स द्वारा फिर से गलत विकल्प चुनने के डर से वह पूरी तरह चुप रहा। इस बीच सेबेस्टियन, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, बस मुझे जीने दो, मैंने तुम पर भरोसा किया, यहाँ तक कि तुम्हें अपने दादा की तरह माना, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? सेबेस्टियन ने अपने भीतर के शैतान से अपने शरीर पर नियंत्रण छोड़ने की विनती की। पिछले कुछ दिनों से दानव सेबेस्टियन को धीरे धीरे आश्वस्त कर रहा था कि वह कभी कभी अपने शरीर का नियंत्रण छोड़ दे और एस्मोडियस के साथ स्थान बदल ले, ताकि दानव उसे ऐसी चीजें सिखा सके, कार्य पूरा करने में मदद कर सके जो सेबेस्टियन स्वयं करने में असमर्थ था। हालांकि जैसे ही सेबेस्टियन ने अपनी सतर्कता कम की, एस्मोडियस ने शरीर पर नियंत्रण कर लिया, जिससे सेबेस्टियन की आत्मा अपने ही शरीर में एक अजनबी बन गई। चुप रहो नन्हे बच्चे, रोना बंद करो, मैं आज तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए शक्ति एकत्रित कर रहा हूँ। यद्यपि यह कष्टदायी होगा, पर कल से तुम्हें कोई पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि तुम एक ऐसी आत्मा बन जाओगे जिसकी सारी यादें धुल चुकी होंगी। तुम केवल एक निष्फल ऊर्जा भंडार रह जाओगे जो इस दिव्य शरीर को चलाएगा। सेबेस्टियन भय से कांप उठा और एस्मोडियस ने दुष्टतापूर्वक कहा, क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे ही क्यों? सेबेस्टियन ने सवाल किया। क्या ये जवाब आसान नहीं है, मूर्ख लड़के? मैं यह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कर सकता हूँ, एस्मोडियस ने हंसते हुए कहा। मेरे पिता तुम्हें मार डालेंगे, एक दिन वे तुम्हें मार डालेंगे, सेबेस्टियन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था, लेकिन वह एस्मोडियस के निष्क्रिय होने से पहले उसके मन में भय का बीज बोना चाहता था। हाँ, अगर उसे पता चल गया कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, तो वह जरूर करेगा, लेकिन उसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं उसका सबसे अच्छा और सबसे प्रतिभाशाली बेटा बनूंगा, और जैसे ही वह मुझ पर भरोसा करना शुरू करेगा, मैं उसे मारने की साजिश रचूंगा और उसकी मूर्ख जिंदगी को भगवान लूसिफर को समर्पित कर दूंगा। एस्मोडियस ने आत्मा शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए तैयार होते हुए जवाब दिया। आखिरी शब्द क्या कहना, बेटा? उसने पूछा। वह चाहता था कि सेबेस्टियन रोए और अपनी जान की भीख मांगे, लेकिन उसने उसे ये संतुष्टि नहीं दी और अपने सारे स्वाभिमान को बरकरार रखते हुए जवाब दिया, भाड़ में जाओ तुम शैतान। यह अपमान के तौर पर कहा जाना था, लेकिन एस्मोडियस केवल हंसते हुए बोला, हाँ, आखिरकार यही तो मेरा घर है। हा 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 हा। फिर उसने प्रक्रिया शुरू की, सेबेस्टियन की आत्मा को यातना दी, उसकी सारी यादें मिटा दी। ये ब्रह्मांड के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन था, क्योंकि एक प्रतिभाशाली अर्ध देवता एक नीच राक्षस के हाथों मारा गया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। एएन कल के मतदान का परिणाम बेहद करीबी था, जिसमें ब्लड शामन ने एक वोट से जीत हासिल की। सच कहूं तो मेरे लेखन करियर में मैंने अब तक का सबसे करीबी मतदान देखा है, और आप सभी के तर्क शानदार थे। बुनियादी और कक्षा विशिष्ट कौशल चुनने में भी इसी तरह की भागीदारी की आशा है। दोनों श्रेणियों में आप किन कौशलों को चुनना चाहते हैं, इसके लिए बस अपना वोट डालें, किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। इस बार मतदान मात्र 14 घंटों में समाप्त हो जाएगा, और हमेशा की तरह बहुमत से मतदान हुआ और जीत हुई। मुझे कौन से कौशल चुनने चाहिए? मैक्स ने सोचा। छलांग किस तरह का कौशल है जो बिल्कुल बेकार है? सिस्टम को क्या लगता है कि मैं, रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी कूद नहीं सकता? ये तो सरासर अपमान है। सिस्टम, मैं स्वॉर्ड इंटेंट और ओवरहेड स्लैश कौशल चुनता हूँ। सिस्टम सूचना, बुनियादी कौशल की पुष्टि हो गई है, कृपया कक्षा विशिष्ट कौशल चुनने के लिए आगे बढ़ें। कक्षा विशिष्ट कौशल, मैक्स ने विकल्पों को देखते हुए धीरे से कहा। प्रणाली, मेरी पुकार सुनो। मैं, शक्तिशाली रावण, मस्तिष्क वशीकरण और मृत्यु चक्र की शक्तियों का चयन करता हूँ। सिस्टम सूचना, कक्षा विशिष्ट चयन की पुष्टि हो गई है। प्रथम स्तर का प्रमोशन अब पूरा हो गया है। टेस्टिंग एरिया की बिजली बंद हो गई और मैक्स का डेटा विश्वविद्यालय के डेटाबेस में सेव हो गया, क्योंकि मैक्स को टेस्टिंग बेस से टेलीपोर्ट कर दिया गया था। बाहर निकलते ही दरवाजे के पास केवल रिसेप्शनिस्ट बैठा था और
उसे घूरता हुआ सेवेरस गुस्से से भौहें चढ़ाए खड़ा था। मैक्स ने अपने होंठ को जोर से काट लिया था और लार के साथ मिला हुआ खून उसके होंठों से टपक रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी चलने की मुद्रा थोड़ी झुकी हुई थी, जिससे उसकी पीठ की मांसपेशियां सिकुड़ जाती थी, जो किसी खतरे से घिर जाने की स्थिति में तत्काल लचीली गति उत्पन्न करने के उद्देश्य से एक प्राकृतिक प्रतिकार के रूप में काम करती थी। गुफावासी, इस समय मैक्स का वर्णन करने के लिए यही शब्द इस्तेमाल किए जा सकते थे, हालांकि वह कहीं अधिक खतरनाक था, क्योंकि एक मूर्ख गुफावासी के विपरीत मैक्स की आंखें बुद्धिमान लेकिन शरारती लाल रंग में चमक रही थी। मैक्स के आने से सेवेरस को पूरी कहानी पता चल गई, जो इस बिगड़ती स्थिति से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। भूखा हूँ, मैक्स ने सेवेरस को घूरते हुए कहा और अपनी इन्वेंट्री से खून की एक थैली निकाली। हालांकि इससे पहले कि वह खून पीने के लिए अपना मुखौटा नीचे कर पाता, सेवेरस बिजली की गति से आगे बढ़ा और मैक्स की गर्दन पर वार करके उसे बेहोश करने का लक्ष्य रखा। तारान का नियात, मैक्स ने सहज रूप से पीछे की ओर कदम बढ़ाया और हमले से बचने के लिए अपनी झुकी हुई पीठ में तनाव को कम किया। उसकी प्रतिक्रिया की गति ने सेवेरस को बहुत चौंका दिया। कैसे? सेवेरस ने मन ही मन सोचा। हालांकि उसने इस बात को दिल पर नहीं लिया और दूसरी बार जोरदार प्रहार करते हुए मैक्स को बेहोश कर दिया और उसे अपने कंधे पर उठा लिया। टेस्टिंग एरिया के बाहर खड़ी रिसेप्शनिस्ट मैनेजर ने सेवेरस को कुछ अजीब निगाहों से देखा। हालांकि सेवेरस ने बदले में उसे केवल एक आकर्षक मुस्कान दी और मैक्स को उस जगह से बाहर निकालकर विश्वविद्यालय परिसर के भीतर स्टाफ डॉर्म एरिया में ले जाकर अपने कमरे में ले गया। मैक्स पूरे 3 घंटे तक बेहोश रहा और फिर सेवेरस के कमरे में नींद से जागा, जहां उसने तब तक खून पिया जब तक कि उसकी तृप्ति 80% से अधिक नहीं हो गई और उसके दिमाग पर छाया धुंध धीरे धीरे छंटने लगी। धन्यवाद, मैक्स ने सेवेरस से कहा, और अपनी तृप्ति को 100% तक पहुंचाने के लिए उसने खून की चौथी बोतल पी ली। देखो मैक्स, मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल के लिए यहाँ हूँ, और सेंट मैक्सिमस कबीला तुम्हें बहुत सारी खून की बोतलें देता है। यह मात्रा तो हद से ज्यादा है, बड़ों के सीधे वंशजों को मिलने वाली मात्रा से लगभग 3 गुना ज्यादा। तुम्हारा काम बस इतना है कि समय पर इनका सेवन करो ताकि तुम्हारी तृप्ति 80% से ऊपर बनी रहे और कभी भी 60% से नीचे न गिरे। इस सरल कार्य को करने में आपकी बार बार की अक्षमता मुझे हैरान करती है। सेवेरस ने कहा, मुझे माफ करना। मैक्स ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन सेवेरस अपनी हंसी नहीं रोक सका और बीच में ही हंसने लगा। पफ्ट, हा 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 हा, अपने चेहरे को देखो, हा 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 हा, मैक्स तुम कितने मासूम हो। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था यार, तुम्हारा बीस्ट मोड कमाल का है। तुम्हारी आदिम प्रवृत्ति इतनी अद्भुत है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें कभी भी 60% से अधिक तृप्ति नहीं करने देता। जरा सोचो, अगर सेंट मैक्सिमस कबीले के पास तुम्हारे जैसे दरिंदों की सेना होती, तो हम राजा रैग्स ऑरेलियस के अधीन सबसे शक्तिशाली कबीला बन जाते। सेवेरस ने कहा। सेवेरस के शब्दों पर मैक्स को घिन आई और उसके दिल में गुस्सा भड़क उठा, क्योंकि आखिरकार उसे समझ आ गया कि सेवा बार बार क्यों कहती थी कि सेवेरस ब्रह्मांड का सबसे परेशान करने वाला व्यक्ति है। ठीक है, मैक्स ने ठंडे स्वर में कहा और सेवेरस की हंसी 10 गुना बढ़ गई। हा 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 हा, हो हे, हा हा हा। मैक्स ने अपनी खुद की रिपोर्ट का निरीक्षण करते हुए और अपने नए बदलावों को समझने की कोशिश करते हुए आह भरी, क्योंकि दूसरे परीक्षण में उसकी संतुष्टि का स्तर 60 से नीचे गिरने के बाद परीक्षण में घटी हर बात उसकी यादों में धुंधली हो गई थी। शानदार क्लास, ये तो मानो किस्मत का खेल है। सेवेरस ने अपनी आंख से आंसू पोंछते हुए कहा और हंसना बंद कर दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? मैक्स ने उत्सुकता से पूछा कि यह भाग्य का खेल क्यों था। हमारे सेंट मैक्सिमस परिवार में पूजनीय पागल जादूगर एक रक्षमन था। मैक्स, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितने भाग्यशाली हो। ब्रह्मांड ने 1000 वर्षों से भी अधिक समय से तुम्हारे जैसा कोई प्राणी नहीं देखा है। अगर तुम किसी और कबीले के होते तो तुम्हारे लिए इस लगभग भुला दिए गए वर्ग के लिए कोई विशिष्ट कौशल खोजना असंभव होता। लेकिन सेंट मैक्सिमस के पास कुछ कौशल हैं, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि उनके पास टिया-1 के लिए कोई कौशल है या नहीं। सेवेरस ने जवाब दिया, जिससे मैक्स सुखद रूप से आश्चर्यचकित हो गया। क्या वह पागल जादूगर एक रक्ततांत्रिक था? मैक्स ने अविश्वास से कहा। हाँ, बिल्कुल, सबसे बेहतरीन। उसने एक बार 5 लाख लोगों के पूरे गांव को जहर दे दिया था। उन्हें रातों रात मार डाला और उनकी आत्माओं को पिशाच देवता को अर्पित कर दिया, जिसके बदले में उसने 500 युद्ध गोलेमों को खड़ा किया, जिन्होंने प्राचीन युद्ध क्षेत्र में आतंक मचा दिया। वह अकेले ही 10 लाख सैनिकों की तीसरी श्रेणी की पूरी सेना का मुकाबला कर सकता था, इसीलिए वह हमेशा हत्याओं का निशाना बनता था। वह एक गौरवशाली व्यक्तित्व था,
और उसका रुतबा भी बहुत ऊंचा था। ईश्वर करे पिशाच देवता की आत्मा को शांति मिले। सेवेरस ने पागल जादूगर और उसके गौरवशाली कारनामों के बारे में बात करते हुए हौंफते हुए कहा, मानो उसे अभी अभी चरम सुख मिला हो। सेवेरस की बातें सुनकर मैक्स को अब अपने क्लास के बारे में काफी अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि कुछ क्षण पहले तक वह इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या ये सही विकल्प है, ये जानते हुए कि शैमन एक ऐसा क्लास है जो पीवीपी जैसी स्थितियों में कमजोर माना जाता है। बहरहाल, मैक्स के शानदार आंकड़ों को देखकर ऐसा लगा कि पिछले कुछ महीनों में उसने प्रशिक्षण में जो भी कड़ी मेहनत की थी, वह पूरी तरह से सार्थक थी। इस स्तर पर उसने अपने अतीत के एक क्रूर हिस्से को सफलतापूर्वक बदल दिया था, क्योंकि उसने अपने करियर का रास्ता एक एफ रैंक के बेकार व्यक्ति से बदलकर ए जोड़ रैंक के जादूगर के रूप में स्थापित कर लिया था। हालांकि उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी और यह उसके अंतिम लक्ष्य की तुलना में एक छोटी और महत्वहीन जीत थी, लेकिन उसके लिए यह बहुत बड़ी बात थी, जिसने अपने पिछले जीवन में एफ ग्रेड का कलंक सहने की शर्मिंदगी झेली थी। मैक्स ने अपने 3 दोस्तों के साथ छात्रावास की कैंटीन में एक छोटी सी पार्टी में अपनी पदोन्नति का जश्न मनाया, जहां चारों एक मेज के चारों ओर बैठे और मांस के रसीले स्टेक का आनंद लिया, जिसका भुगतान मैक्स ने किया। सेबेस्टियन और असिवा ने बड़े चाव से खाना खाया। 600 सोने के सिक्कों के प्रीमियम एलियन मीट स्टेक को ऐसे चट कर गए जैसे वे अंगूर की बेल खा रहे हों। प्रत्येक ने 20-25 प्लेटें खा ली, जिससे मैक्स का पेट खराब हो गया, और हर बार जब वे दोबारा ऑर्डर करते थे तो वह खर्च का हिसाब लगाता था। मैक्स द्वारा सुनाए गए एक घटिया सफाईकर्मी के चुटकुले के जवाब में असिवा बहुत खुश थी, और उसने एक दुर्लभ मुस्कान बिखेरी जिससे मेज पर बैठे सभी लोग चौंक गए। सेबेस्टियन अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था, क्योंकि वह बीच बीच में तीसरे व्यक्ति के रूप में बोलने लगा था और उसका लहजा और अजीब शब्दों का चुनाव ऐसा लग रहा था जैसे वह पुराने जमाने में पैदा हुआ हो, क्योंकि वह लड़कियों को मैडम और मैक्स को मोनसियर कहकर संबोधित कर रहा था। एना काफी संयमित थी। वह धीरे धीरे मांस के पतले स्लाइस खा रही थी और उसे कुछ मसले हुए आलू और फ्रेंच बीन्स के साथ मिलाकर संतुलित आहार ले रही थी। पूरे 1.5 घंटे बाद भी उसने केवल एक प्लेट ही पूरी की। हालांकि निस्संदेह वह बात करने में सबसे सुखद, धैर्यवान और अच्छी श्रोता थी, जो अन्य तीनों की उग्र ऊर्जा को संतुलित करती थी। मैक्स ने भी थोड़ा खाया, लेकिन सेबेस्टियन और असिवा के 12वीं प्लेट से आगे बढ़ने के बाद उसकी भूख खत्म हो गई, क्योंकि मैक्स समझ गया था कि अगर उसने और खाया तो वह कंगाल हो जाएगा। वह एक मजेदार रात थी, और हालांकि मैक्स ने अपनी कक्षा के बारे में या परीक्षा कैसी रही, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन सभी को यह समझ आ गया कि वह खुश था और परीक्षा बहुत अच्छी रही होगी। जल्द ही खाने के साथ शराब भी मंगाई गई और पानी की जगह उसे गटकना शुरू कर दिया गया, जिससे मैक्स के पूरे एक दिन के भोजन का बिल 470,000 सोने के सिक्कों में बदल गया, जिसका भुगतान उसने अपने 7 गैलेक्सीज बैंक कार्ड के माध्यम से किया, इस उम्मीद में कि कम से कम अपने इस भारी खर्च से उसे कुछ लेन देन अंक तो मिल जाएंगे। चारों लगभग रात के 2 बजे अलग हो गए। मैक्स ने थोड़ा नशे में धुत असिव की पीठ पर लादकर अपने छात्रावास की ओर प्रस्थान किया। तुम्हारी भुजाएं बहुत सुंदर और मांसल हैं, असिवा ने मैक्स की भुजाओं को कसकर पकड़ते हुए कहा। उसके लंबे नाखून मैक्स के मांस में धंस गए, जिससे थोड़ा खून निकल आया। हालांकि मैक्स दर्द में था, लेकिन उसने एक भी आवाज नहीं निकाली और शांति से असिवा को उसके बिस्तर पर लिटाया और उसके सोए हुए शरीर पर कंबल डाल दिया। अगर वो बिल्ली लड़की कभी तुम्हारी बाहों को छूती है, तो मैं अपने नाखून उसमें ऐसे गड़ा दूंगी। मैक्स, इस बाह से दूर रहो, बिल्ली कुतिया। असिवा बड़बड़ा रही थी और मैक्स को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी हरकतों पर हंसे या रोए, क्योंकि वो बिल्ली लड़की को नहीं बल्कि खुद मैक्स को ही खरोंच रही थी। बहुत मशक्कत के बाद किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब होने के बाद मैक्स अपने बिस्तर पर जा गिरा, क्योंकि वह अगली सुबह सबसे पहले घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था। वह लंबे समय से पृथ्वी से दूर था और घर पर मुलाकात के अलावा शाम को बेनेडिक्ट के खिलाफ उसकी एक लड़ाई भी निर्धारित थी। जैसे ही मैक्स ने अपनी आंखें बंद की, वह अपने चेहरे पर शांत भाव लिए सो गया। उसे पूरा भरोसा था कि वह अगले दिन पृथ्वीवासियों को एक शानदार प्रदर्शन देगा। तारांकन 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 तारांकन। अगली सुबह जब असिवा और अन्य लोग युद्ध के मैदान में गए, तो मैक्स सिग्मा से लॉग आउट करने से पहले ही सुरक्षित क्षेत्र T1 ड्यू स्टार ग्रह की ओर निकल गया, क्योंकि ब्रह्मांडीय रानी द्वारा उसे वापस पृथ्वी पर टेलीपोर्ट कर दिया गया था। सिस्टम सूचना, आप युद्ध क्षेत्र ग्रह #H2047 में प्रवेश कर चुके हैं। मैक्स को टेलीपोर्ट करके वापस उसके कमरे में पहुंचा दिया गया, ठीक उसी जगह पर जहां से उसने महीनों पहले सिग्मा में लॉग इन किया था। अपने कमरे को देखकर उसे पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और नीचे जाते हुए वह मुस्कुराया।
सुबह के सिर्फ 6 बजे थे और राजपूत हवेली में पहले से ही चहल पहल थी। जुड़वा बच्चे अपनी बेबी कार्ट में बैठे हुए बेहद गोल मटोल और प्यारे लग रहे थे, क्योंकि वे अपनी माँ को अपने पिता के लिए नाश्ता बनाते हुए देखते हुए अपने पेसिफायर चूस रहे थे। मैक्स के रूपांतरित होने के बाद पहली बार उसके दिल की धड़कन रुक गई जब उसने अपनी जीवंत और जीवन से भरपूर भाभी को देखा, और उसे खुश और स्वस्थ देखकर उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए। मैं घर आ गया हूँ, मैक्स ने धीरे से कहा। तभी नाओमी चौंक कर मुड़ी और छटपटाने लगी और हल्की सी चीख निकल गई। आह, घुसपैठिया! मैक्स तुरंत सतर्क हो गया और उसने दाएं बाएं देखा। उसकी पहली प्रवृत्ति उन बच्चों की रक्षा करने की थी जो अपनी मां की घबराई हुई आवाज सुनकर जोर जोर से रोने लगे थे। नाओमी ने सीधे मैक्स की ओर चाकू फेंका, जिसे मैक्स ने आसानी से चकमा दे दिया और चाकू उसके पीछे लगे टीवी में जा घुसा। तभी उसके ऊपर छत खुल गई और रुद्र केवल अपनी अंडरपैंट पहने हुए फर्श पर गिर पड़ा। नाओमी और मैक्स के बीच खड़ा होकर उसने चारों ओर देखा और कहा, घुसपैठिया कहाँ है? नाओमी ने मैक्स की ओर इशारा किया और अंततः रुद्र और मैक्स को स्थिति समझ में आ गई, क्योंकि रुद्र ने मैक्स को उसके रूपांतरण के बाद देखा था और मैक्स को कंसीलर मास्क देने वाला भी वही था, जबकि नाओमी ने मैक्स को लाल आंखों और मास्क के साथ नहीं देखा था, क्योंकि उसने उसे गलती से घुसपैठिया समझ लिया था, जो कि बिल्कुल जायज था। ओह हनी, ये तो हमारा मैक्स है, रुद्र ने नाओमी को शांत करते हुए कहा, जिसका मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने 6 फुट 3 इंच लंबे उस आदमी को देखा जो रुद्र से भी लंबा था और बेहद हट्टा कट्टा और खूंखार दिख रहा था। उसकी आंखें जानलेवा लाल थीं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, रुद्र ने गुलाबी कपड़े पहने बच्ची को गोद में उठाते हुए कहा और उसे शांत करने की कोशिश की, जबकि नीले कपड़े पहने बच्ची को रोने के लिए अकेला छोड़ दिया। आज नीली वाली एमी है, हनी, नाओमी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, और रुद्र ने तुरंत जैक को मैक्स की बाहों में सौंप दिया और एमी को उठाकर शांत किया। मैंने उसे लाखों बार कहा है, मैक्स, कि जून की बच्चे जुड़वा हैं, इसलिए उसे एमी को हमेशा गुलाबी और उस नखरेबाज को नीले रंग के कपड़े पहनाने चाहिए, लेकिन वह हमेशा मेरे साथ शरारत करती है, रुद्र ने अपने भाई से शिकायत करते हुए कहा, जो अपने भतीजे की नाक को प्यार से गुदगुदी कर रहा था। गोगा हा हफ, चू चू अचू। जैक हंसा और फिर कुछ बार छींका। मैक्स उसे देखकर हंस रहा था। जाहिर तौर पर मैक्स की लाल आंखों से जैक बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि वह बिना किसी डर के प्यार से उसकी आंखों में देखता रहा। मैक्स ने टूटे फूटे लिविंग रूम में चारों ओर देखा और अपने परिवार को देखकर उसका दिल खुशी से भर गया। पृष्ठभूमि में उसे अपने भाई और भाभी के बीच पति पत्नी की लड़ाई सुनाई दे रही थी, क्योंकि रुद्र एमी को छोड़ने से इनकार कर रहा था और नाओमी के साथ नाश्ते के मेनू को लेकर बहस कर रहा था। नहीं, आज हम पैनकेक नहीं खाएंगे, एमी को मुझे दे दो और जाकर कपड़े पहन लो। नाओमी ने रुद्र की आंखों में घूरते हुए पलटवार किया, जिससे शक्तिशाली देवता को बिना एक शब्द कहे अपनी पत्नी की इच्छा के आगे झुकना पड़ा। अपने भाई को खुश देखकर, अपनी भाभी को जीवित देखकर और अपने भतीजे और भतीजी को अपने जीवन के सबसे प्यारे दौर में देखकर, जो बेहद गोल मटोल और प्यारे लग रहे थे, मैक्स का दिल पिघल गया। मैं घर आ गया हूँ, मैक्स ने एक बार फिर कहा। इस बार उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। जैसे ही उसने कंसीलर मास्क को वापस अपनी इन्वेंट्री में रखा, उसने अपने परिवार को अपने दांत दिखाए, इस बात की परवाह किए बिना कि वे उसके नुकीले दांतों को गलत समझ लेंगे। रुद्र और मैक्स नाश्ते के बाद अपसाइड की गलियों में टहलने निकल गए, ताकि वे लंबे समय बाद एक दूसरे से मिल सकें और कुछ अच्छा समय साथ बिता सकें। मैक्स, तुम्हारी ताकत में काफी सुधार हुआ है। मैंने लेवल 30 पर इससे बेहतर प्रदर्शन कभी नहीं देखा। शाबाश। नाश्ते के बाद रुद्र ने मैक्स से कहा, जिसे तारीफ सुनकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। धन्यवाद भाई, लेकिन पहला चरण तो कुछ भी नहीं है, अभी तो लंबा रास्ता तय करना है। मैक्स ने जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन फिर भी थोड़ा स्वाभिमान रखना अच्छा है। एक स्वाभिमानी व्यक्ति को जब किसी मजबूत प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ता है, तो उसका स्वाभिमान हमेशा दांव पर लगा रहता है, और मानो या न मानो, अक्सर स्वाभिमान ही इंसान को मजबूत बनने के लिए प्रेरित करता है। रुद्र ने उन दिनों को याद करते हुए कहा, जब वह प्रशिक्षण के दौरान हफ्तों तक सोता नहीं था, क्योंकि उस समय उसकी ताकत काफी नहीं थी और उसका स्वाभिमान उसे कमजोर रहने नहीं देता था। मैक्स ने सिर हिलाया और कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने पूछा, भाई, दुनिया कैसी चल रही है? सच कहूं तो मैक्स, ये बुरा है। मैक्स के भौहें ऊपर उठाते ही रुद्र ने उदास स्वर में उत्तर दिया। पृथ्वी स्पष्ट रूप से बहुत समृद्ध थी और कई गुट विध्वंसक श्रेणी के युद्धपोत को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के साथ गठबंधन करना चाहते थे, और भले ही यह एक नवगठित ग्रह था, रुद्र के प्रभाव में ब्रह्मांड में इसका काफी सम्मान था। अर्थव्यवस्था अच्छी है, स्थिरता अच्छी है, नीतियां और कर प्रणाली ठीक से काम कर रही हैं,
लेकिन मुझे यहाँ के लोगों की मानसिकता की चिंता है। रुद्र ने थके हुए स्वर में कहा, मानो वह धरतीवासियों से पहले ही तंग आ चुका हो। मैक्स, लोग मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। कई व्यापारी मेरे नाम का इस्तेमाल करके आकाशगंगा में कमजोर समर्थन वाले अन्य व्यापारी समूहों को धमकाते हैं और मुझे अनगिनत रिपोर्टें मिली हैं जहां पृथ्वीवासी मेरे नाम का इस्तेमाल करके अन्य ग्रहों पर हंगामा करते हैं और कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? क्या तुम अब भी मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हो? हमारे लोग बलवानों के सामने झुकते हैं और कमजोरों को धमकाते हैं। न केवल सार्वभौमिक रूप से बल्कि पहली जागृति के बाद से ही सब कुछ धन और लाभ पर केंद्रित हो गया है, यहाँ तक कि हमारे अपने देश में भी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सुंदर है, प्रतिभाशाली है या दयालु है। आजकल महिलाएं केवल सबसे मजबूत व्यक्ति को ही चुनेंगी और जिस समाज को हम जानते हैं वह पंगु हो रहा है। पृथ्वी की शांति एक पतले धागे पर टिकी है, जो विदेशी ताकतों के लिए मेरी चुनौती और मूल निवासियों के बीच मेरा सम्मान और भय है। अगर एक दिन मैं गिर गया मैक्स, तो धरती पर तबाही मच जाएगी। रुद्र ने ये कहते हुए मैक्स को लगभग उदास कर दिया। हालांकि अपने दिल में वह जानता था कि यह सब सच था। उसने अपने पिछले जीवन में भी समाज को अपनी आंखों के सामने बिखरते हुए देखा था। मैक्स ने कहा कि वह विषय को थोड़ा और सकारात्मक बनाना चाहता है। भाई, तुम्हें पता है, 7 गैलेक्सी बैंक ने मुझे एक निजी नीलामी के बारे में सूचित किया है। हाँ, मुझे उस नीलामी के बारे में पता है। मेरे पास तुमसे बेहतर कार्ड है, रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या? मैक्स थोड़ा चौंक गया था, लेकिन रुद्र ने अपना काला कार्ड दिखाया और उसे एकदम चुप करा दिया। उनके भाई का रुतबा वाकई ऐसा नहीं था जिसकी तुलना वे कर सके। क्या कोई खास चीज है जिस पर मुझे ध्यान देना चाहिए? रुद्र ने पूछा। उसके होठों पर मुस्कान आ गई क्योंकि वह जानता था कि मैक्स पुनर्जन्म लेकर आया है। हाँ, लॉट 3 में एक विशेष वस्तु होगी, आइटम 35। इसके लिए कम से कम 1.7-2 बिलियन सोने की तैयारी रखें। यह एक ब्लूप्रिंट है और मेरे विचार से यह पैसे कमाने का एक बेहतरीन जरिया है, मैक्स ने कहा। मैक्स ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि उसे इस वस्तु के बारे में कैसे पता चला और इसकी अनुमानित कीमत क्या है, लेकिन शुक्र है कि रुद्र ने इस बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं की। ठीक है, धन्यवाद, यही उसका एकमात्र जवाब था। मैक्स ये देखकर हैरान रह गया कि उसके भाई ने उसका मजाक उड़ाए बिना ही उसकी इतनी बड़ी सलाह मान ली, क्योंकि 2 अरब सोने की रकम निश्चित रूप से कोई छोटी रकम नहीं थी। मैक्स जानता था कि विचाराधीन वस्तु ने विजेता बोली लगाने वालों के गुट को ब्रह्मांड में बहुत शक्तिशाली बना दिया था और अगर रुद्र इसे पृथ्वी के लिए खरीद लेता तो इससे ग्रह को निश्चित रूप से लाभ होता। हालांकि उनका भाई उनकी सिफारिश पर अमल करेगा या नहीं, इस बारे में उन्हें यकीन नहीं था। दोनों कुछ देर तक चलते रहे और अंत में जब वे घर के पास पहुंचे तो रुद्र ने पूछा, क्या तुम आज के मैच के लिए तैयार हो? मैक्स ने आत्मविश्वास से सिर हिलाते हुए कहा, क्या आपके पास कोई सुझाव है? मैक्स जानता था कि उसके भाई को उसके साथियों द्वारा अब तक का सबसे महान मास्टरमाइंड रणनीतिकार कहा जाता था और उसने बचपन से ही उसकी पौराणिक लड़ाइयों को देखा था, इसलिए वह जानता था कि उसके भाई द्वारा कही गई कोई भी बात मूल्यवान होगी। तुम तुलनात्मक रूप से बहुत तेज हो, थोड़ा अभ्यास कर लो। अगर तुम उसकी तलवार के वार से तेज हो तो पहले उसे थका दो। उसकी कम सहन शक्ति का फायदा उठाओ और बाद में उसे अपमानित करो, रुद्र ने लापरवाही से कहा, और मैक्स के रोंगटे खड़े हो गए। उनके भाई को इस लड़ाई के पीछे उनके मकसद की बात समझ आ गई थी। मैक्स को सिर्फ जीत ही नहीं चाहिए थी, मैक्स का मकसद तो पूरी तरह से अपमानित करना था। तारांकन 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 तारांकन। शाम को अखाड़े में देवियों और सज्जनों, लड़कों और लड़कियों, पृथ्वीवासियों और परियों, मेरा आप सभी से एक सवाल है। क्या आप तैयार हैं? उद्घोषक ने ये कहा और भीड़ जोश से भर उठी। तारांकन चीखे सीटे अराजकता। आज का विशेष आयोजन एक बनाम एक मार्शल आर्ट मुकाबला है, जिसे पृथ्वी के सबसे मजबूत योद्धाओं की अंडर-19 श्रेणी के चैंपियन बेनेडिक्ट डिविनोरम के विशेष अनुरोध पर आयोजित किया जा रहा है। तारांकन तालियां, खुशी की आवाजें। पेश है सबसे पहले चैंपियन, जिसका वजन 195 पाउंड है और जिसकी लंबाई 6 फुट 1 इंच है, पृथ्वी का अपना बेनेडिक्ट डिविनोरम। बेनेडिक्ट मार्शल आर्ट के मंच पर तेजी से दौड़ा। उसके दौड़ने के रास्ते में आतिशबाजी हो रही थी, जिससे उसे एक शानदार प्रवेश करने का मौका मिला। भीड़ ने बेनेडिक्ट के लिए खुशी से जयकारे लगाए। कई लोग उसका समर्थन कर रहे थे, कई लोगों ने उसके शरीर पर निरीक्षण मंत्र पढ़े ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह प्रभावशाली स्तर 45 पर है।
बेनेडिक्ट ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली और उसे आकाश की ओर इशारा करते हुए अखाड़े के चारों ओर मौजूद भीड़ को जोश से भर दिया। उनके प्रतिद्वंदी का परिचय देते हुए, वह पृथ्वी के स्वर्णिम लड़के हैं जिनका वजन 203 पाउंड और लंबाई 6 फीट 3 इंच है। मैक्स राजपूत। मैक्स का नाम पुकारे जाते ही भीड़ बेकाबू हो गई। रुद्र के छोटे भाई होने के नाते उसके मन में जो प्यार और स्नेह था वह अविश्वसनीय था। बेनेडिक्ट के चैंपियन होने के बावजूद इस मुकाबले में मैक्स निस्संदेह दर्शकों का पसंदीदा दावेदार था। मैक्स ने अपने कंधों को ठीक करते हुए और अपनी चपलता को सही ढंग से बढ़ाने के लिए अपने पंजों पर उछलते हुए लापरवाही से बाहर कदम रखा। उसने अपना मुखौटा नहीं पहना था और उसकी सामान्य लाल आंखें और नुकीले दांत भी नहीं थे, क्योंकि रुद्र से अपनी असली पहचान छिपाने का अनुरोध करने के बाद रुद्र ने उसे एक ऐसी गोली दी जिससे उसका रूप बदल गया और अगले 4 घंटों के लिए वह अपने पुराने रूप में आ गया। बेनेडिक्ट की तरह मैक्स पर भी निरीक्षण मंत्रों की एक श्रृंखला से हमला किया गया था। हालांकि मैक्स के स्तर में वृद्धि के बाद ड्रैक्स की सुरक्षा में हुई वृद्धि को देखते हुए उनमें से कुछ को छोड़कर बाकी सभी मंत्र उसे भेदने में कामयाब रहे। जिन 2 जादूगरों ने मैक्स का निरीक्षण करने में कामयाबी हासिल की वे उसके भाई के दल के कुछ पुराने राक्षसों के थे जो पृथ्वी के अद्वितीय विशेषज्ञ थे और मैक्स को उनके सामने अपनी ताकत प्रकट करने की ज्यादा चिंता नहीं थी। मैक्स ने रेवस्लेशर को म्यान से बाहर निकाला और तुरंत ही चमकदार ब्लेड ने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया, क्योंकि एक आम आदमी भी यह समझ सकता था कि यह एक अनमोल खजाना है। तो तुमने सच में आने की हिम्मत दिखाई, ये तो चौंकाने वाली बात है। बेनेडिक्ट ने मुस्कुराते हुए मैक्स की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे जैसे धूर्त से लड़ने से मुझे क्यों डर लगेगा? क्या तुम खुद को जरूरत से ज्यादा नहीं समझ रहे हो? मैक्स ने जवाब दिया। उसके इस तीखे जवाब पर भीड़ ठहाकों और सीटियों से गूंज उठी। तुम्हारा भाई इस लड़ाई में तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम्हें अपने दम पर ही जीत हासिल करनी होगी। बेनेडिक्ट ने मैक्स को याद दिलाते हुए कहा कि पिछली बार बैंक में रुद्र ने उसे दिखावा करने के लिए जेब खर्च दिया था, लेकिन इस बार उसे खुद पर ही निर्भर रहना होगा। मैक्स ने बेनेडिक्ट पर ही एक निरीक्षण मंत्र का प्रयोग किया और उसके आंकड़ों का अध्ययन किया। बेनेडिक्ट टियर 1 लेवल 45 पर था और उसके सबसे अच्छे स्टैट यानी ताकत में 120 अंक थे और उसकी सबसे कमजोर स्टैट यानी सहनशक्ति में 67 अंक थे। हालांकि वह मैक्स से पूरे 15 स्तर ऊपर था, फिर भी उसके आंकड़े मैक्स के आंकड़ों से मेल नहीं खा सकते थे और आंकड़ों के इस लाभ के साथ मैक्स को बेनेडिक्ट को हराने का पूरा भरोसा था। अपनी जीत को लेकर आश्वस्त मैक्स ने देनिवोम के साथ संक्षिप्त शब्दों की लड़ाई में शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं जताई और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजपूतों का योद्धा घराना देनिवोम जैसे व्यापारी परिवार से कब से डरने लगा है? ओह की एक जोरदार चीख भीड़ में गूंज उठी, क्योंकि मैक्स द्वारा किए गए व्यक्तिगत अपमान पर नाटक प्रेमियों ने अपना आपा खो दिया। दर्शकों की प्रतिक्रिया देखकर बेनेडिक्ट और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, इन शब्दों की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। बकवास बंद करो, मैं व्यस्त हूँ, तुम्हें पता है। मैं यहाँ लड़ने के लिए सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे भाई ने मुझे कहा था, वरना तुम्हारे जैसे कचरे की मेरी नज़र में कोई कीमत नहीं है। इसलिए चुप रहो और इसे जल्दी खत्म करते हैं। मैक्स ने जवाब दिया, तुम्हारी नज़र में ए रैंक का तलवारबाज बेकार है। खैर, तुमने तो मेरी सोच का दायरा बढ़ा ही दिया है, अब मुझे अपनी तलवार की असली ताकत दिखाने दो। बेनेडिक्ट ने रेफरी को लड़ाई शुरू करने का मौका दिए बिना ही नियमों की अवहेलना करते हुए मैक्स पर सीधा हमला कर दिया। बेनेडिक्ट को पूरा भरोसा था कि वह अपने पहले ही हमले में मैक्स को हवा में उड़ा देगा। हालांकि मैक्स ने आत्मविश्वास से अपनी जगह पर डटे रहकर बिना किसी खास परेशानी के उसके हमले का सामना किया। क्लैंग, उनकी तलवारें टकराईं और चिंगारियां उड़ने लगी। लड़ाई शुरू हो गई थी। मैक्स ने बेनेडिक्ट के हमलों पर बाज की तरह नजर रखी। मैच के पहले 2 मिनट तक बेनेडिक्ट पूरी तरह से नियंत्रण में दिख रहे थे, जबकि मैक्स पूरी तरह से रक्षात्मक मुद्रा में नजर आ रहे थे। मैक्स, क्या हुआ? तुम्हारी वो अकड़ वाली बातें कहाँ गईं? बेनेडिक्ट ने मुस्कुराते हुए पूछा और अपनी तलवार मैक्स के पेट की ओर बढ़ाई, जिसे मैक्स ने अपनी तलवार से रोक दिया। प्रतिद्वंद्वी की उकसाहट के बावजूद मैक्स बिल्कुल शांत था, क्योंकि वह जानता था कि दर्शकों को जो दिख रहा था उसके विपरीत इस मैच की गति को नियंत्रित करने वाला असली व्यक्ति बेनेडिक्ट नहीं बल्कि वह खुद था। 100 तलवार के वार। बेनेडिक्ट ने चिल्लाते हुए अपना पहला विशेष दांव खेला। उसकी तलवार नीले रंग की गति में बदल गई और 100 तलवारों के वार मैक्स की ओर बढ़े। -100। मैक्स ने यथासंभव हमलों को रोकने की कोशिश की और अपने संक्रमित अंगों की सफलतापूर्वक रक्षा करने में कामयाब रहा। हालांकि बेनेडिक्ट द्वारा पहला वार किए जाने पर उसकी बाहों और पैरों पर कट लग गए। घोषित, मैक्स घायल है। बेनेडिक्ट ने पहला वार किया। 100 तलवारों के वार मैक्स की ओर बढ़े। -100। मैक्स ने यथासंभव हमलों को रोकने की कोशिश की और अपने संक्रमित अंगों की सफलतापूर्वक रक्षा करने में कामयाब रहा। हालांकि बेनेडिक्ट द्वारा पहला वार किए जाने पर उसकी बाहों और पैरों पर कट लग गए।
तारांकन तालियां हूटी गाहें। नुकसान को लेकर दर्शक हंगामा करने लगे। ऐसा लग रहा था कि बेनेडिक्ट मैक्स पर हावी हो जाएगा। इतनी चोट लगने के बावजूद मैक्स बेहद शांत था, क्योंकि उसने अपनी रक्त हेरफेर क्षमता का इस्तेमाल करते हुए अपनी बाहों से लगातार खून टपकने दिया, जबकि उसके बाकी सभी घाव ठीक हो गए। अपने बाएं हाथ को नीचे रखते हुए मैक्स अब केवल अपने दाहिने हाथ में मौजूद तलवार से बचाव कर रहा था, क्योंकि बेनेडिक्ट लगातार हमलों का दबाव बनाए हुए था और लड़ाई का आनंद ले रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह निश्चित रूप से जीत हासिल करने वाला है। हालांकि उसे इस बात का पता नहीं था कि इस समय मैक्स बेनेडिक्ट के हमलों से बचते हुए जमीन पर अपना खून टपका रहा था, जिससे खून का एक विशाल घेरा बन रहा था। चलो गोल्डन बॉय, कम से कम मुझे एक चुनौती तो दो, ये तो बहुत दयनीय है। बेनेडिक्ट ने मैक्स को और चिढ़ाया, लेकिन जहां उसे मैक्स से गुस्से के संकेत दिखाने की उम्मीद थी, वहीं मैक्स की मुस्कान और चौड़ी हो गई और उसकी अनोखी मुस्कान ने बेनेडिक्ट के रोंगटे खड़े कर दिए। तुम क्यों हंस रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? बेनेडिक्ट ने पूछा। हालांकि मैक्स ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह दुश्मन के हमलों से बचता और उन्हें रोकता रहा। मैक्स के उस समय हंसने का कारण यह था कि वह देख सकता था कि बेनेडिक्ट की सहन शक्ति पहले ही 30% से नीचे पहुंच चुकी थी और बहुत जल्द उसका शरीर थकावट की स्थिति में चला जाएगा। जब ये 20% से नीचे चली जाएगी तो उसके हमलों की गति में काफी कमी आ जाएगी। लड़ाई शुरू हुए 12 मिनट बीत चुके थे और पूरे 12 मिनट तक मैक्स ने एक बार भी हमला नहीं किया था। वह केवल हिलता डुलता और बचाव करता रहा, जिससे बेनेडिक्ट थककर चूर हो गया। मैक्स क्या कर रहा है? वह हमला क्यों नहीं कर रहा है? ये तो एक तरफा मुकाबला है। रुद्र का भाई आखिर कर क्या रहा है? मैंने शकुनी को इस तरह पिटते कभी नहीं देखा। चलो मैक्स, उसे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। धिक्कार है, मैंने तुम्हारे जीतने पर $100 लगाए हैं मैक्स, चलो कुछ करो। दर्शक चाहते थे कि मैक्स अब हमला करना शुरू कर दे, और उनकी यह इच्छा पूरी होने ही वाली थी, क्योंकि बेनेडिक्ट की ऊर्जा आखिरकार खत्म हो गई थी। सिस्टम सूचना स्टैमिना भंडार 20% से कम है। आप थके हुए अवस्था में प्रवेश करते हैं। सभी आंकड़े 30% तक गिर जाते हैं। क्या? सिस्टम नोटिफिकेशन सुनते ही बेनेडिक्ट मन ही मन चिल्ला उठा, क्योंकि उसके हाथ में मौजूद तलवार अचानक बहुत भारी लगने लगी और उसकी हरकतें सुस्त हो गईं। मैक्स ने महसूस किया कि उसके हमले की गति धीमी हो रही है, क्योंकि उसका दाहिना प्रहार बेहद धीमा था, जबकि उसका अनुवर्ती प्रहार और भी धीमा था, क्योंकि मैक्स हमलों को रोककर बीच में जवाबी हमला करने के लिए पर्याप्त समय निकाल पाता था। मैक्स ने बेनेडिक्ट पर त्वरित निरीक्षण मंत्र चलाया और अपनी योजना को सफल होते देखा। मैक्स के चेहरे पर मुस्कान अब एक खिलखिलाती हंसी में बदल गई, जब उसने अपनी दाहिनी ओर देखा, ये देखकर कि रक्त का घेरा पूरी तरह से पूरा होने में केवल 1 मीटर या उससे थोड़ा अधिक ही बचा था। छी छी छी, कमजोर। मैक्स ने बेनेडिक्ट के हमले से बड़ी आसानी से बचते हुए कहा और सीधे उसके जबड़े पर एक लात मारी, जिससे वह खून के घेरे के केंद्र की ओर उड़ गया। -25 जोरदार जयकारे। जब मैक्स ने आखिरकार अपना पहला हमला किया तो पूरी भीड़ जोरदार जयकारे से गूंज उठी, जबकि बेनेडिक्ट ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया कि कैसे पासा पलट गया था। लड़ाई में उसे पहले कभी अपनी स्टेमिना बार पर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि वह हमेशा अपनी ऊर्जा खत्म होने से पहले ही अपने विरोधियों को हरा देता था। लेकिन ये पहली बार था जब उसे इस तरह के परिणाम का सामना करना पड़ा, और यह उसके लिए बेहद अपमानजनक था। मैक्स ने दर्शकों में बैठे अपने भाई की ओर एक नजर डाली, जो एक सिंहासन पर बैठा मुस्कुरा रहा था और अपने प्यारे से पालतू जानवर को सहला रहा था। रक्त चक्र। मैक्स ने रक्त का घेरा पूरा करते हुए और अपनी बाईं बांह में लगे छोटे घाव को बंद करते हुए कहा, और घेरे के केंद्र में बेनेडिक्ट की ओर दौड़ पड़ा। -1 -1 -1 -1 -1 -1। हर गुजरते सेकंड के साथ बेनेडिक्ट एचपी में एक अंक खो रहा था, क्योंकि इस घटनाक्रम को देखकर वह पूरी तरह से आपा खो बैठा था। ये कैसी जादूगरी है? हर गुजरते सेकंड में मेरी एचपी क्यों कम होती जा रही है? बेनेडिक्ट घबराकर चीख उठा, और भीड़ बेनेडिक्ट की एचपी बार को मैक्स के बिना हमला किए ही धीरे धीरे नीचे गिरते देख बिल्कुल पागल हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। जब मैक्स ने ब्लड सर्कल नामक दांव का नाम चिल्लाकर बताया, तभी उन्होंने देखा कि पूरा मार्शल आर्ट का अखाड़ा खून के एक बड़े घेरे से ढका हुआ था, और तभी कई लोगों को एहसास हुआ कि मैक्स इस दांव की योजना बहुत लंबे समय से बना रहा था। कई लोगों के रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने मैक्स को अपनी तलवार जमीन पर फेंकते और हंसते हुए अपनी उंगलियां चटकाते हुए देखा। साथ ही उसने बेनेडिक्ट के तलवार के हमलों को आसानी से चकमा दिया और उसे अपमानजनक नंगे हाथों से मुक्के मारे। मुझसे मर्द की तरह लड़ो, अपनी तलवार उठाओ, बेनेडिक्ट ने मैक्स पर चिल्लाते हुए कहा।
मैक्स ने आसानी से उसकी तलवार के वार से बचते हुए उसके कांस्य कवच के ऊपर एक मुक्का मारा। हालांकि यह काफी हद तक अप्रभावी था, जिससे केवल -3 का नुकसान हुआ, लेकिन मैक्स का इरादा यहाँ नुकसान पहुंचाने वाले प्रभाव का इस्तेमाल करने का नहीं था। उसके प्रतिद्वंद्वी का एचपी पहले से ही हर सेकंड कम हो रहा था और वह किसी भी तरह से उसे छू नहीं सकता था। अब मैक्स का एकमात्र काम बेनेडिक्ट को अपमानित करना था। क्या हुआ बेनेडिक्ट, तुम्हारी वो अक्कड़ वाली बातें कहाँ गईं? मैक्स ने बेनेडिक्ट के मैच की शुरुआत में किए गए अपमानों को उसी पर वापस फेंकते हुए कहा। आह! बेनेडिक्ट ने ऊपर से किए गए वार से बचने की कोशिश की। हालांकि मैक्स ने बीच में आकर तलवार से बचते हुए बेनेडिक्ट की बांह को बीच में ही अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया और अपने बाएं हाथ से बेनेडिक्ट की नाक पर सीधा मुक्का मारा। दरार! बेनेडिक्ट की नाक टूटने की भयावह आवाज सुनाई दी। वह दर्द से कराह उठा और सहज रूप से अपनी तलवार गिराते हुए दोनों हाथों से अपनी नाक पकड़ ली। क्या हुआ चैंपियन? ये तो बहुत दयनीय है। कम से कम मुझे एक चुनौती तो दो। मैक्स ने बेनेडिक्ट को जमीन पर गिराते हुए कहा और उसके ऊपर चढ़ गया। अपने बाएं हाथ से बेनेडिक्ट की बाहों को जकड़ते हुए उसने अपने दाहिने हाथ के एक जोरदार मुक्के से उसे नॉकआउट कर दिया। बेनेडिक्ट ने बेहोश होने से पहले अपना एक दांत थूक दिया। तभी रेफरी ने मैक्स को और अधिक नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए बीच में हस्तक्षेप किया। रेफरी का चेहरा भी बेहद पीला पड़ गया था और खून के घेरे में लंबे समय तक रहने के कारण उसकी एचपी पट्टी पीले रंग की हो गई थी। हालांकि मैक्स को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि बेनेडिक्ट का हालचाल लेने के बाद, जिसे स्ट्रेचर पर इलाज के लिए ले जाया गया था, रेफरी ने मैक्स को विजेता घोषित कर दिया। मैक्स ने गौरव से अपनी बाहें ऊपर उठाई और दर्शकों ने उसके लिए जयकार की। हालांकि ये दिल से निकली हुई जयकार नहीं थी, बल्कि भय से दबी हुई जयकार थी। किसी को भी मैक्स द्वारा लड़ाई में इस तरह के प्रभुत्व, षड्यंत्र और निर्ममता का प्रदर्शन करने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि उसकी जीत निस्संदेह बेहद एकतरफा थी। हालांकि बहुत से लोग मैक्स की कक्षा का निरीक्षण नहीं कर सके, लेकिन उस समय सभी पृथ्वीवासियों को एक बात समझ में आ गई थी कि मैक्स इस ग्रह पर 19 वर्ष से कम आयु के सर्वश्रेष्ठ छात्रों में से एक था, जिसका भविष्य उज्जवल था। धिक्कार है, मैक्स अपने भाई की तरह ही शातिर है। वह एक सुनियोजित मुकाबला था और उसका क्रियान्वयन बेहद निर्मम था। मैक्स ने बेनेडिक्ट को बुरी तरह अपमानित किया और फिर अपने नंगे हाथों से उसे नॉकआउट कर दिया। क्या तुमने सुना कि मैक्स ने बेनेडिक्ट के अपमानजनक शब्दों को उसी पर वापस फेंक दिया और फिर उसे नॉकआउट कर दिया? वह तो बहुत ही क्रूर था। मैं मैक्स को कभी दुश्मन नहीं बनाऊंगा। वह बहुत ही दबंग है। वो बहुत ही सुंदर है। क्या वो अभी भी अविवाहित है? मुझे लगा था कि तुम बेनेडिक्ट को पसंद करती हो। टूर्नामेंट जीतने के बाद तुमने मुझे बताया था कि वो तुम्हारा क्रश है। अब तुम्हें मेरा मैक्स पसंद है। अरे, मैक्स मुझसे लंबा, ज्यादा सुंदर और ज्यादा ताकतवर है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और तुम्हारे मैक्स से तुम्हारा क्या मतलब है? वो तो साफ तौर पर मेरा मैक्स है। कुतिया, अब तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आह, मेरे बाल छोड़ दो। मैक्स मंच से नीचे उतरा और उसने देखा कि रुद्र सुरंग में उसका इंतजार कर रहा है, और उसने अपने भाई को एक बड़ी मुस्कान दी। रुद्र ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। इस समय उसे मैक्स पर बेहद गर्व हो रहा था, और हालांकि उसने इसे दिखाया नहीं, लेकिन असल में उसका दिल खुशी से झूम रहा था। मुझे लगा था कि तुम बॉल क्रशिंग का इस्तेमाल करोगे, रुद्र ने लापरवाही भरे लहजे में कहा। नहीं, उस जैसे निकम्मे आदमी पर मास्टर जॉनी का हमला करने का कोई हक नहीं है, मैक्स ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। रुद्र ने इस जवाब पर अपनी भौहें उठाई, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने मैक्स के कंधों पर हाथ रखकर कहा, बिल्कुल। मैक्स रुद्र के साथ ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ, जहां उसके कई पुराने गुरुओं और रुद्र के दोस्तों ने उसे जीत की बधाई दी। वह सभी को देखकर बहुत खुश था, क्योंकि सभी मैक्स की क्रूर लड़ाई शैली के बारे में मजाक कर रहे थे और हंस रहे थे और अच्छा समय बिता रहे थे। यहाँ तक कि मास्टर और चोस भी वहां मौजूद था, और मैक्स ने बातचीत के दौरान कैजुअली ये जान लिया कि वह व्यक्ति टियर 4 का था, न कि टियर 3 का। इस खुलासे से मैक्स को गहरा सदमा लगा, क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि रेड हैंड भाड़े के सैनिकों के समूह में वह एक तीसरे स्तर के योद्धा के रूप में काम कर रहा था। जिज्ञासावश मैक्स ने पूछा, वैसे बड़े भाई मास्टर ऑफ केस, आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैक्स, मुझे एक बड़ा काम करना है, मुझे शुभकामनाएं दो, उसने जवाब दिया, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं दी। ऑल द बेस्ट, मैक्स ने कहा, और उसने इस जानकारी को अपने मन में नोट कर लिया। मैच के बाद बेनेडिक्ट ने फोरम पर रीमैच के लिए लगातार मांगे रखी। हालांकि मैक्स को उसकी बचकानी मांगों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। मैक्स ने बेनेडिक्ट के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, और यह एक ऐसा अपमान था जिसे वह जीवन भर सहने को तैयार नहीं था।
वह मैक्स को ढूंढकर उससे दोबारा मुकाबला करने के लिए बेताब था, लेकिन उसकी निराशा ये थी कि मैक्स कहीं नहीं मिला। विश्वविद्यालय में एक बड़ा बदलाव आया क्योंकि प्रधानाध्यापक ने घोषणा की कि इस वर्ष के अंत में होने वाले टूर्नामेंट में थोड़ा बदलाव किया जाएगा। हर साल सेमेस्टर के पहले 9 महीनों में सबसे अधिक मेरिट अंक अर्जित करने वाले शीर्ष 10,000 छात्र एक विशाल वर्ष के अंत के टूर्नामेंट में भाग लेते थे, जिसमें कई टीम आधारित दौर होते थे, जो 64 प्रतियोगियों को छोड़कर बाकी सभी को बाहर कर देते थे, जो फिर अंतिम एक बनाम एक चरण में जाते थे। टूर्नामेंट के विजेता को हमेशा एक बड़ी धनराशि दी जाती थी, जिसके बाद एक विशेष पुरस्कार भी दिया जाता था जो हर साल बदलता रहता था। कभी यह एक हथियार होता था, कभी यह एक स्क्रॉल होता था, लेकिन यह हमेशा महाकाव्य स्तर की एक उपयोगी वस्तु होती थी। हालांकि टूर्नामेंट का असली महत्व प्रथम स्थान प्राप्त करने में नहीं था, बल्कि उन अवसरों में था जो एक शीर्ष छात्र के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद सामने आते थे। ब्रह्मांड भर के गुट उच्च प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को पाने के लिए बेताब थे और प्रत्येक शीर्ष कलाकार को अपने परिवार में शामिल होने के लिए बेहद आकर्षक व्यावसायिक सौदे पेश करते थे। हालांकि विश्वविद्यालय में लगभग सभी लोग प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि से आए थे, लेकिन शीर्ष 64 योद्धाओं में से एक होने के साथ मिलने वाले प्रस्ताव इतने आकर्षक थे कि शीर्ष कुलीन वर्ग के लोग भी आसानी से इन नौकरियों को स्वीकार कर लेते थे। हालांकि इस साल दांव अब तक के सबसे ऊंचे थे, क्योंकि जीतने वाले को पौराणिक मालगो फल दिया जा रहा था, जो सभी आंकड़ों को जोड़ 2-5 तक बढ़ा देता था। टियर 0 में एक बार लेवल अप करने पर केवल 2 निर्धारित स्टेट पॉइंट मिलते थे। टियर 1 में एक बार लेवल अप करने पर 3 निर्धारित स्टेट पॉइंट प्राप्त हुए, जबकि टियर 2 में एक बार लेवल अप करने पर 4 निर्धारित स्टेट पॉइंट मिलते थे। ऐसी परिस्थितियों में 150 स्टेट पॉइंट्स का मूल्य अकल्पनीय था। ये कुछ ऐसा था मानो आपने एक ही बार में टियर 1 में 50 स्तर और टियर 2 में 40 स्तर प्राप्त कर लिए हों। और यह एकमात्र पुरस्कार नहीं था। इस साल ड्रैगन पैराडाइज नामक एक विशेष कालकोठरी खुलने वाली थी और टूर्नामेंट के शीर्ष 16 खिलाड़ियों को कालकोठरी में प्रवेश करने और जीवन बदलने वाली लूट प्राप्त करने का अवसर दिया जाने वाला था। इसी कारण से मैक्स ने अकादमी में सभी के रवैये में एक बड़ा बदलाव देखा, क्योंकि लोग मेरिट पॉइंट्स बचाने में अधिकाधिक मितव्ययी होते जा रहे थे और किसी भी तरह से शीर्ष 10,000 रैंकिंग में प्रवेश करने की चाहत रखते थे। अधिकांश लोगों ने मेरिट पॉइंट बचाने के लिए व्याख्यानों में जाना पूरी तरह से बंद कर दिया और उनका एकमात्र ध्यान जंगल में अंक अर्जित करने पर केंद्रित हो गया, क्योंकि अकादमी में क्रूर पीवीपी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा का उदय हुआ और जंगली जंगल में जाना अधिक खतरनाक हो गया, क्योंकि खिलाड़ी राक्षसों के बजाय खिलाड़ियों को मार रहे थे। इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा वाले माहौल में भी मैक्स और उसकी टीम ने खुद को ऐसे तटस्थ लोगों के रूप में स्थापित कर लिया था जो सिर्फ स्कूल जाना और राक्षसों का शिकार करना चाहते थे, क्योंकि उन पर दुश्मन सेनाओं द्वारा शायद ही कभी हमला किया जाता था। उन्हें कोई परेशान क्यों नहीं करता था? इसका एक बड़ा कारण सेबेस्टियन की अविश्वसनीय ताकत थी, जिसकी बदौलत वह बिना सांस लिए एक साथ 10-12 विरोधियों से निपट सकता था। हालांकि मैक्स, असिवा और अन्ना सभी अपने अपने तरीके से शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन सेबेस्टियन के सामने वे सब फीके पड़ जाते थे। तारांकन 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 2 महीने बाद 2 महीने बाद साल के अंत में होने वाले टूर्नामेंट के लिए शीर्ष 10,000 खिलाड़ियों के चयन में केवल 2 महीने और 14 दिन शेष थे, और मैक्स और उसके समूह के बीच का अंतर पहले ही काफी बढ़ चुका था। 10,000वीं रैंक वाली खिलाड़ी के पास 870,000 मेरिट अंक थे, जबकि असिवा, जिसने अपने अधिकांश अंक बचाए थे और समूह में सबसे अधिक मेरिट अंक बचाए थे, उसके पास केवल 610,000 अंक थे। मैक्स के अंक दयनीय रूप से घटकर 9,000 रह गए थे, क्योंकि इस समय यह एक रहस्य था कि क्या वह स्नातक होने के लिए आवश्यक 100,000 अंक भी प्राप्त कर पाएगा या नहीं। मैक्स, हम तीनों ने टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला कर लिया है और टीम राउंड के लिए कम से कम 3-5 लोगों की जरूरत है। क्या तुम वाकई नहीं आना चाहते? असिवा ने चिंतित स्वर में पूछा और मैक्स को समझाने की कोशिश की कि वह स्टैट्स बढ़ाने के लिए अपनी बेतहाशा ट्रेनिंग छोड़ दे और टूर्नामेंट पर ध्यान दे। नहीं, मेरा लक्ष्य तय है असिवा, भले ही मैं शीर्ष 10,000 रैंक में न आऊं, कोई बात नहीं, मैं बस कड़ी मेहनत करना चाहता हूं और टियर 1 के लिए अपने स्टैट्स को अधिकतम करना चाहता हूं। मैं पहले ही लेवल 65 पर हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि 2 महीने के अंत तक मैं लेवल 100 तक पहुंच जाऊंगा। मैक्स ने दृढ़ता से जवाब दिया। लेकिन मैक्स, यह एक मूर्खतापूर्ण विकल्प है। इसके पुरस्कार इतने अच्छे हैं कि इन्हें छोड़ना ठीक नहीं है, और आपके पास वास्तव में टूर्नामेंट में बड़ा मुकाम हासिल करने की क्षमता है।
तुम विश्वविद्यालय के 99% लड़ाकों से बेहतर हो। आसिवा ने मैक्स पर दबाव डाला कि वह उसकी बात मान ले और उसका सुझाव स्वीकार कर ले। नहीं आसिवा, मुझे माफ करना। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है और मैं उससे विचलित नहीं होऊंगा। मैक्स अपने जवाब में दृढ़ था। उसने अपना लक्ष्य बहुत पहले ही पा लिया था और भले ही सेबेस्टियन ने शीर्ष 10,000 रैंकों को हासिल करने के लिए उसे बीच में ही छोड़ दिया हो, वह इसे अंत तक पूरा करने वाला था। वह विश्वविद्यालय से केवल एक निपुण प्रथम श्रेणी के योद्धा के रूप में ही बाहर निकलेगा, इससे कम कुछ नहीं। ठीक है, तो अब से तुम्हें यूनिवर्सिटी से हॉस्टल अकेले ही आना होगा, क्योंकि हम तीनों दिन भर पॉइंट्स कमाने के लिए बाहर रहेंगे। मैक्स की जिद पर नाराज होकर असिव ने उसके कमरे और मैक्स के कमरे के बीच की धातु की खिड़की को जोर से पटकते हुए कहा। ऐसा नहीं था कि मैक्स को आसिवा की सलाह गलत लगी हो। सच कहे तो टूर्नामेंट एक बेहद आकर्षक अवसर था, लेकिन उसकी जीवनशैली ऐसी थी कि वह जितने मेरिट पॉइंट कमाता था लगभग उतने ही खर्च कर देता था, और अपने प्रशिक्षण को जारी रखने के लिए उसके पास मेरिट पॉइंट को पानी की तरह खर्च करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह दिन में पूरे 13 घंटे प्रशिक्षण के लिए कुछ भी बचा नहीं पाता था। हालांकि उसने अपने दोस्तों से अलग रास्ता चुना, लेकिन वह एक आदर्श योद्धा बनने के लिए दृढ़ संकल्पित था। जैसे जैसे महीना बीतता गया, मैक्स का प्रशिक्षण और भी तीव्र होता गया। हालांकि वह इस बात से नाराज था कि उसकी टीम के बिना विश्वविद्यालय तक पहुंचने का उसका रास्ता बहुत अधिक कठिन हो गया था। हालांकि एक खूंखार शिकारी कुत्ते के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के कारण कुछ छोटे समूह उसे नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन औसतन उसे विश्वविद्यालय जाते समय प्रतिदिन कम से कम 3-5 समूहों से भिड़ना पड़ता था, और यद्यपि वह उनमें से कुछ को हराने में कामयाब रहा, लेकिन मारे जाने से बचने के लिए उसे 10 में से 9 बार भागना पड़ता था। अंततः मैक्स के लिए हालात इतने खराब हो गए कि उसे विश्वविद्यालय आने जाने के लिए शटल सेवा का सहारा लेना पड़ा, और अगले दिन के व्याख्यान और प्रशिक्षण का भुगतान करने के लिए देर रात तक अंक अर्जित करने के लिए दिन में 2 घंटे अतिरिक्त जागना पड़ा। हालांकि मैक्स की नज़र में ये सारा संघर्ष सार्थक था, क्योंकि अब उसे अपने प्रशिक्षण में कहीं अधिक ठोस परिणाम दिखाई दे रहे थे। गुरुत्वाकर्षण कक्ष के अंदर मैक्स ने 17G के तीव्र बल के तहत प्रशिक्षण लिया, और टूर्नामेंट नजदीक आने और विश्वविद्यालय के सबसे मजबूत छात्रों के मेरिट अंक इकट्ठा करने में व्यस्त होने के कारण वह उस कमरे में प्रशिक्षण लेने वाला एकमात्र व्यक्ति था। मैक्स ने पुस्तकालय में 200 से अधिक किताबें पढ़ी और 50 से अधिक पहेलियां हल की, जिसके चलते वह विश्वविद्यालय में एकमात्र ऐसा गैर किताबी छात्र बन गया जिसे पुस्तकालय कार्ड जारी किया गया था, जिससे उसे प्रति सप्ताह एक पुस्तक अपने छात्रावास में वापस ले जाने की अनुमति मिली। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में मैक्स अब वास्तव में अपने प्रशिक्षण के दौरान 150 किलोग्राम की भारी तलवार का इस्तेमाल करता था और 10 में से 8 बार सही वार करने में कामयाब रहा। मैक्स के प्रशिक्षण से उसके शरीर की बनावट, मुद्रा और मांसपेशियों के असंतुलन सभी ठीक हो गए, यहाँ तक कि प्रशिक्षक भी उसकी उपलब्धियों से प्रभावित हुए। सहन शक्ति प्रशिक्षण विभाग में मैक्स अब 60 डिग्री से अधिक झुकाव वाली पहाड़ी पर 1 मील तक दौड़ सकता था। यह एक अविश्वसनीय रूप से कठिन उपलब्धि थी, क्योंकि एक दिन प्रधानाचार्य स्वयं मैक्स के साथ उसकी दौड़ में शामिल हो गए, और हालांकि यह उनकी वार्म अप दौड़ थी और मैक्स के प्रशिक्षण का उच्चतम स्तर था, लेकिन मैक्स द्वारा वार्म अप दौड़ के बराबर पहुंचने से प्रधानाचार्य बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने मैक्स पर विशेष ध्यान रखा, जो इस वर्ष अब तक अपने स्टेट मैक्सिमाइजेशन प्रोग्राम का लगन से पालन करने वाला एकमात्र छात्र था। संविधान विभाग में मैक्स के कारण विश्वविद्यालय को अब घाटा उठाना पड़ रहा था, क्योंकि उसकी शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा की कीमत प्रति सत्र 10,000 सोने के सिक्के थी, और मैक्स महीने में 5 सत्र लेता था, जिससे एक छात्र पर लगभग 50,000 सोने के सिक्के खर्च हो जाते थे। हालांकि बेहद धनी विश्वविद्यालय को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। अगर छात्र को इसकी जरूरत होती तो वे खर्च उठाने के लिए तैयार थे। मैक्स का सबसे कमजोर पहलू निपुणता ही रहा, क्योंकि उसने सभी क्षेत्रों में हाथ आजमाया, लेकिन रसायन शास्त्र को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में वह प्रतिभाशाली साबित नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई ये थी कि जिस क्षेत्र से उसे सबसे ज्यादा नफरत थी वह भी रसायन शास्त्र ही था। लोहारगिरी से लेकर दर्जी और यहाँ तक कि बढ़ईगिरी तक मैक्स ने जिस भी प्रयोगशाला में कदम रखा, वहां कार्यस्थल संबंधी खतरे पैदा किए और हर प्रयोगशाला प्रमुख ने हाथ जोड़कर उसे काम छोड़ने के लिए मजबूर किया। अंत में मैक्स ने जड़ी बूटियों को पहचानने में अद्भुत प्रतिभा दिखाई। एक बार जब उसे उन्हें दिखाया गया और उसे यह समझने की भी अच्छी समझ थी कि शराब बनाने की प्रक्रिया के दौरान नए अवयवों को कब शामिल करना है। प्रयोगशाला में काम करने के 6 महीनों में ही उन्हें मुख्य शिष्य के पद पर पदोन्नत कर दिया गया और उन्हें कई अमूल्य रसायन शास्त्र के सूत्र भी सिखाए गए, जैसे कि बुनियादी शक्ति औषधि, बुनियादी मन औषधि और बुनियादी प्रेम औषधि,
लेकिन मैक्स रसायन शास्त्र में कुशल होने के बावजूद रसायनों को हिलाने और मिलाने पर उनका मन बेहद ऊब जाता था। व्याख्यानों में भी मैक्स ने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि उसने एक योद्धा होने के बारे में कई मूलभूत बातें और ब्रह्मांड के रहस्य समझे जो वह पहले नहीं जानता था। और सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा जो उसने सीखी वह निस्संदेह ये थी कि किसी वर्ग के लिए हथियार कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जादूगरों द्वारा लाठी, तलवारबाजों द्वारा तलवार और लकड़हारों द्वारा कुल्हाड़ी ले जाने के पीछे एक बहुत ही तार्किक कारण था। हथियार का आकार और प्रकार तथा एक वर्ग द्वारा उनका उपयोग करने का कारण, इन सभी के पीछे एक स्पष्ट संबंध और तर्क था, जिसके अनुसार मैक्स ने समझा कि भविष्य में यदि उसका वर्ग वही रहता है तो उसे अपने लिए एक हड्डी का डंडा ढूंढना होगा, क्योंकि हड्डी के डंडे का उपयोग करने से रक्त शमन के रूप में उसके मंत्रों की शक्ति 15-25% तक बढ़ जाएगी। अपने भाई को दोहरी तलवारबाजी की तकनीक से सबको हराते हुए देखकर बड़े होते हुए मैक्स ने कभी खुद को लाठी चलाने वाले एक बैकलाइनर के रूप में नहीं सोचा था। हालांकि इस हथियार की उपयोगिता निर्विवाद थी। लाठियां मूलतः प्रवर्धन उपकरण थी। वे माना की प्राकृतिक संवाहक थी और जब कोई मंत्र उनसे होकर गुजरता था तो वह प्रतिध्वनित होकर प्रवर्धित होता था, जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त होते थे। हड्डियों से बनी छड़ें और भी खास थी क्योंकि वे ऐसी प्रजातियों से बनी थी जो कभी माना ऊर्जा की संवाहक थी, इसलिए उनकी गुणवत्ता और भी अधिक थी। इसी वजह से मैक्स के वे मंत्र भी, जो माना पर आधारित नहीं थे बल्कि रक्त पर आधारित थे, उनसे गुजरने पर माना का एक पहलू प्राप्त कर लेते थे और उनकी शक्ति बढ़ जाती थी। उदाहरण के लिए, सैद्धांतिक रूप से यदि किसी कर्मचारी के माध्यम से इसका उपयोग किया जाए तो ब्रेन वॉश एक सामूहिक ब्रेन वॉश कौशल बन सकता है। दुर्भाग्यवश फिलहाल मैक्स के पास हड्डी की छड़ी नहीं थी और चूंकि इस वस्तु का किसी भी लाइट फैक्शन पेशे के लिए ज्यादा उपयोग नहीं था, इसलिए ये लाइट फैक्शन बाजार में शायद ही कभी बेची और पाई जाती थी। भाड़े के सैनिक के रूप में मैक्स को सफलतापूर्वक रैंक के साहसी के पद पर पदोन्नत किया गया और उसके द्वारा किए जाने वाले मिशनों की कठिनाई थोड़ी बढ़ गई। लेकिन मुख्य लाभ यह था कि उसने पिछले कुछ महीनों में कई भाड़े के सैनिकों से संपर्क और नेटवर्क बनाया और संगठन में सभी उसे पसंद करने लगे क्योंकि उसने कभी पदोन्नति पत्र नहीं मांगे या लाभ के लिए किसी उच्च अधिकारी से दोस्ती नहीं की। इसके चलते मैक्स को उन पार्टियों और समारोहों में आमंत्रित किया जाने लगा जिनमें उसे कभी आमंत्रित नहीं किया जाता, भले ही वह सी रैंक का साहसी होता, और उन पार्टियों में उसे उच्च स्तरीय आयोजनों के बारे में जानकारी मिलती थी। लेकिन उन्हें जो सबसे दिलचस्प खबर मिली वह चौंकाने वाली बात यह थी कि वह उसी विषय से संबंधित थी जिसे उन्होंने स्कूल में पढ़ा था। रेड हैंड समूह ने ड्रैगन पैराडाइज कालकोठरी में 12 सीटें सुरक्षित करने के लिए 2.4 बिलियन सोने के सिक्के चुकाए, जिसमें प्रवेश करने की अधिकतम सीमा टियर 2 के साहसी लोगों की थी। इसमें एक मजबूत अवरोध था जो स्तर 2 से ऊपर के किसी भी शक्तिशाली प्राणी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता था। हालांकि कमजोर प्राणी उस सुरक्षा उपाय को दरकिनार कर विशेष साधनों के माध्यम से प्रवेश कर सकते थे। कालकोठरी में रहने की समय सीमा मात्र 7 दिन थी और किसी भी तरह से 7 दिनों के भीतर उस जगह को छोड़ना आवश्यक था, क्योंकि समय सीमा चूकने का मतलब था कि 3 और वर्षों तक कालकोठरी के अंदर फंसे रहना, बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं होना, और उन 3 वर्षों में कालकोठरी एक युद्ध क्षेत्र बन जाती थी जिसके कारण अंदर हुई मृत्यु स्थायी होती थी। ये कालकोठरी केवल 7 दिनों के लिए एक जंगली क्षेत्र का हिस्सा थी और हर 3 साल में कुल 10,000 लोग इसमें प्रवेश कर सकते थे। हालांकि मृत्यु का खतरा बहुत अधिक था, लेकिन केवल 1% लोग ही इस स्थान से बच पाते थे। उन 7 दिनों के दौरान जब ये जंगली क्षेत्र का हिस्सा थी, किसी एक व्यक्ति को कालकोठरी से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाता था और उनकी मृत्यु स्थायी नहीं होती थी। कालकोठरी पर गरज के राज्य का नियंत्रण हो गया और वह हर 3 साल में कालकोठरी के प्रवेश टिकट खगोलीय कीमतों पर बेचता था, जिसमें सभी 10,000 स्थानों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होती थी। इस उच्च कीमत का कारण सीधा साधा था ड्रैगन को अब तक के सबसे बेहतरीन युद्ध पालतू जानवरों में से एक माना जाता था और भले ही इसकी शुरुआती कीमत बहुत अधिक थी, लेकिन अगर कोई ड्रैगन के घोंसले को लूटने में सफल हो जाता तो उसे कई गुना अधिक लाभ मिलता था। ये सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद मैक्स को लगा कि आगामी टूर्नामेंट के लिए गंभीरता से तैयारी न करके उसने सचमुच जीवन भर का एक सुनहरा अवसर खो दिया है, क्योंकि इतनी भारी कीमत के बावजूद उसके विश्वविद्यालय ने 16 स्थान सुरक्षित कर लिए थे। हालांकि वह अवसर से चूक गया था। मैक्स बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं था और उसने अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी सारी जानकारी आसिवा और अन्य लोगों के साथ दिल से साझा की और उनके प्रयासों में सफलता की कामना की। मैक्स को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सेबेस्टियन एस्मोडियस को कालकोठरी के इस रहस्य के बारे में लंबे समय से पता था और यही एकमात्र कारण था कि वह अभी भी इस विश्वविद्यालय का हिस्सा था।
साल के अंत में होने वाले टूर्नामेंट शुरू होने से 2 दिन पहले। क्या आप थोड़ा और धीरे से कर सकते हैं? मैक्स द्वारा उसके घावों पर दवा लगाते समय असिवा ने शिकायत की। क्या तुम वही लड़की नहीं हो जिसकी खाल हड्डियों तक छिल गई थी और फिर भी उसने एक शब्द भी नहीं कहा था? क्या तुम ही हो असिवा द ब्लडलेस? मैक्स ने चिढ़ाते हुए कहा और बहुत ही कोमल तरीके से दवा लगाने लगा। मैक्स, अगर तुमने मुझे दोबारा उस नाम से पुकारा तो मैं तुम्हारी खाल तुम्हारी हड्डियों से नोच लूंगी, असिवा ने दांत पीसते हुए कहा। दोनों के कॉलेज में प्रवेश किए हुए 9 महीने बीत चुके थे और 2 दिन बाद शीर्ष 10,000 रैंकिंग को अंतिम रूप दिया जाने वाला था। असिवा के इतने बुरी तरह घायल होने का कारण ये था कि आज 300 से अधिक छात्रों के एक समूह ने जंगल में सेबेस्टियन, असिवा और अन्ना पर घात लगाकर हमला किया और उनके मेहनत से अर्जित मेरिट पॉइंट्स की तलाश की। हालांकि तीनों उन्हें चकमा देने और छात्रावास तक पहुंचने में सफल रहे। उन तीनों का स्थान शीर्ष 5,000 रैंकों से नीचे था और उनके पास 15 लाख से अधिक मेरिट अंक थे, जबकि 10,000वें स्थान के लिए 990,000 अंक थे। इस बढ़त के साथ ये लगभग तय था कि समूह टूर्नामेंट में प्रवेश करेगा, क्योंकि शेष 2 दिन किसी और के लिए बराबरी करने के लिए बहुत कम समय बचा था। टीम राउंड कठिन होने वाले हैं। काश तुम मेरी पीठ थाम लेते, असिवा ने मैक्स के सामने पीठ के बल लेते हुए कहा। मैक्स उसके घावों पर दवा लगा रहा था। अरे, तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी पीठ की रक्षा करूं? आखिर मैं तो बहुत जोर से करता हूं, बिल्कुल भी नरमी से नहीं। मैक्स ने असिवा को चिढ़ाया, जिस पर असिवा ने बस एक पल के लिए मुड़कर मैक्स को एक थप्पड़ मारा और फिर लेट गया। हालांकि गुरुत्वाकर्षण कक्ष में प्रशिक्षण के बाद मैक्स की गति में काफी वृद्धि हो गई थी और उसने नाइस टिप्स कहते हुए थप्पड़ से खुद को बचा लिया। जैसे ही असिवा को एहसास हुआ कि मैक्स ने एक पल के लिए उसके गुप्तांग देख लिए थे जब उसने उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना शरीर उठाया था, उसके चेहरे पर गहरा लाल रंग छा गया। हालांकि मैक्स उसका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन उसके लाल कानों को देखकर वह मुस्कुराया। ठीक है, मैं मजाक कर रहा था, मैंने कुछ नहीं देखा। मैक्स के ऐसा कहने पर असिव ने राहत की एक लंबी सांस ली। मैक्स उसकी मासूमियत पर मुस्कुराया। खतरनाक राजकुमारी को धमकाना काफी आसान था अगर आपको पता हो कि कैसे धमकाना है। राजकुमारी, अगर तुम मेरे ग्रह पर होती तो 18 साल की उम्र में कुंवारी होना इतना बड़ा नुकसान नहीं माना जाता, ये तो बिल्कुल सामान्य बात है, मैक्स ने कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं यहाँ भी हारी हुई नहीं हूँ। सिर्फ इसलिए कि मैं बिल्ली जैसे दिखने वाले लड़कों के साथ नहीं सोती और मौज मस्ती नहीं करती, इसका मतलब यह नहीं कि मैं हारी हुई हूँ। असिव ने पलटवार किया। वह मजाक अब पुराना हो चुका है, राजकुमारी, अब काफी नहीं है, मैक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बात से संतुष्ट होकर कि अब वह अपमान उसके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचा सकता। सब हो गया, मैक्स ने उठते हुए कहा और अपने कमरे में बिस्तर पर गिरने से पहले अपने हाथ धोए। असिवा ने दोनों के बीच लगे धातु की शटर को खोला और कहा, अगर हो सके तो अगले 2 दिनों तक आने जाने के लिए शटल सेवा का इस्तेमाल करें। बाहर अफरा तफरी मची हुई है, हम भी टूर्नामेंट खत्म होने तक बाहर नहीं निकलेंगे। मैक्स ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया सिव, मेरे पास 60,000 मेरिट पॉइंट्स जमा हैं, मैं कुछ दिनों तक काम चला लूंगा। मैक्स, तुम्हें पता है, हालांकि मैं पिछले 3-4 महीनों से उन दोनों से लड़ रहा हूँ, मुझे लगता है कि हमारी केमिस्ट्री अभी भी सबसे अच्छी है, असिव ने उदास स्वर में कहा। बेशक, क्योंकि मैं शानदार हूँ, मैक्स ने खिलखिलाती मुस्कान के साथ कहा। मुझे तुम्हारे साथ लड़ना बहुत याद आता है, असिवा ने कहा और दोनों के बीच की धातु की खिड़की बंद करके बिस्तर पर चली गई। मैक्स कुछ देर तक उसके आखिरी शब्दों को सुनकर अवाक रह गया, लेकिन फिर गहरी सांस लेते हुए उसने धीरे से कहा, मैं भी। सच कहे तो मैक्स भी टूर्नामेंट में भाग लेना चाहता था, लेकिन अब उसके पास ऐसा करने का अवसर नहीं था। उसने समय जुटाने के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, और अब यद्यपि उसमें भाग लेने की तीव्र इच्छा थी, उसके पास ऐसा करने के लिए आवश्यक योग्यता अंक नहीं थे। तारांकन 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 तारांकन। अगले दिन मैक्स शटल बस से विश्वविद्यालय गया और वह उस दिन प्रधानाचार्य की कक्षाओं में उपस्थित होने वाला एकमात्र व्यक्ति था, जो आमतौर पर पूरी तरह से भरी रहती थी, क्योंकि प्रधानाचार्य स्वयं एक भी छात्र को बैठे हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। ये तो तुम हो, प्रधानाचार्य ने मुखौटा पहचानते ही कहा। प्रधानाचार्य पिछले कुछ महीनों से मैक्स पर नजर रख रहे थे और उन्होंने विभिन्न रिसेप्शनिस्टों और प्रशिक्षकों से बात करके ये जानने की कोशिश की थी कि वह कैसा प्रदर्शन कर रहा है, और सभी ने उसकी खूब प्रशंसा करते हुए उसे प्रशिक्षण का दीवाना बताया था। सुप्रभात महोदय, मैक्स ने आदरपूर्वक कहा।
बताओ बेटा, तुम एक आदर्श योद्धा बनने के मार्ग पर क्यों दृढ़ रहते हो? सेमेस्टर की शुरुआत में मैंने जो दिनचर्या बताई थी, उसका पालन करने वाले तुम अकेले हो। बाकी सभी छात्रों ने 6 महीने के भीतर ही इसे छोड़ दिया, लेकिन तुम अभी भी यहीं हो। प्रधानाचार्य ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मुझे पूरा भरोसा है महोदय, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इतने प्रतिष्ठित संस्थान में, जहां कई उच्च स्तरीय प्रोफेसर हैं, एक उच्च स्तरीय योद्धा युद्ध कला का मुख्य शिक्षक है, तो उसने जो रास्ता चुना है वह निश्चित रूप से खास होगा। मैक्स ने जवाब दिया। उत्तर सुनते ही प्रधानाचार्य की आंखें चमक उठी और मैक्स को निहारते हुए उनके चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आ गई। तो पहले स्तर को पूरी तरह से निपुण करने में आपको कितना समय लगेगा? प्रधानाचार्य ने पूछा। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, अगर मैं पूरी मेहनत करूं और लेक्चर छोड़ दूं तो शायद 20-21 दिन, मैक्स ने जवाब दिया। इतने करीब आकर रुक गए। बताओ विद्यार्थी, तुमने टूर्नामेंट में भाग लेने का लक्ष्य क्यों नहीं रखा? कोई खास वजह नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास समय सीमित है और मैं या तो अपने मेरिट पॉइंट्स को सीखने और प्रशिक्षण में खर्च कर सकता था, या उन्हें शीर्ष 10,000 में जगह बनाने के लिए बचा सकता था। मैं विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण और सीखने आया था, और चूंकि मेरा ये लक्ष्य पूरा हो चुका है, इसलिए टूर्नामेंट में भाग न ले पाने से भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैक्स ने ईमानदारी से जवाब दिया। प्रधानाचार्य काफी देर तक चुप रहे, क्योंकि वे किसी महत्वपूर्ण बात पर विचार कर रहे थे। प्रधानाचार्य को मैक्स और उसका दृढ़ विश्वास बहुत पसंद आया। वह एक ईमानदार और मेहनती लड़का था, इसलिए कुछ आंतरिक उथल पुथल के बाद प्रधानाचार्य ने मैक्स को कुछ योग्यता अंक देने का फैसला किया। विश्वविद्यालय सूचना, आपने 1000 मेरिट अंक प्राप्त कर लिए हैं। नोटिफिकेशन देखते ही मैक्स की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि वह जो कुछ भी देख रहा था उससे पूरी तरह से अचंभित था। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, जब तुम इस कक्षा से बाहर जाओगे तो इन मेरिट पॉइंट्स को पाने का आधिकारिक कारण ये होगा कि प्रधानाचार्य ने कहा कि टूर्नामेंट टीम और आमने सामने की लड़ाई सीखने के लिए एक बेहतरीन जगह है, इसलिए उन्होंने कक्षा के सभी छात्रों को वहां पहुंचने के लिए 10 लाख मेरिट पॉइंट से पुरस्कृत किया है। लेकिन चूंकि यह सिर्फ मैं ही था, इसलिए इसे सिर्फ मुझे ही प्राप्त हुआ है। व्यक्तिगत तौर पर इसे पिछले 9 महीनों में आपकी मेहनत के लिए मेरी ओर से एक पुरस्कार समझें, और साथ ही उन छात्रों को एक आदर्श योद्धा की शक्ति दिखाने के लिए एक ऋण समझें जो इस अवसर से वंचित रह गए।